आप लोगों को डिस्टॉर्शन आएगी। फिर अगर आपने कोई चीज पूछनी हो इस दौरान मुझसे, तो आप लोग जो है नीचे चैट में अगर कोई क्वेश्चन लिखेंगे तो उसको जो है वो भी आंसर करेंगे, एडमिन भी आंसर करेंगे और मैं भी आंसर कर दूंगा, ताकि डिस्टॉर्शन ना हो। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी कर देंगे, ठीक है। अब ये सेशन जो है फिलहाल रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे पास इसका साइन आ रहा है, ठीक। और जो जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपसे अकॉर्डिंगली पूछता जाऊंगा, आप लोग मुझसे पूछिएगा। हमने सबसे पहले सैलरी को पढ़ा था, और सैलरी के अंदर अकबर साहब ने आपको बताया होगा कि सैलरी में कोई डिडक्शन अलाउ नहीं है। उसकी एक जेन्युइन वजह है, मेन वजह उसकी ये है कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी ड्रॉ करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस पर देने के लिए तमाम सहूलियात देता है। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक अच्छा ऑफिस दे सकता है, कार दे सकता है, और उसके अलावा एयर कंडीशनिंग दे सकता है, मेडिकल अलाउंस दे सकता है, कोई लोन दे सकता है, किसी किस्म का परक्विजिट दे सकता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर द पीरियड फॉर विच ही कीप्स ऑन सर्विंग अंडर दैट एम्प्लॉयर। इस वजह से ये एक रीजन है कि एक सैलरीड इंडिविजुअल को कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होती है, क्योंकि उसके ऊपर जो है जो एक्सपेंस हो रहा है जॉब के ऊपर, अगर एम्प्लॉयर कर रहा है तो एम्प्लॉयर ही उसकी डिडक्शन क्लेम करेगा, जो सैलरीड एम्प्लॉय होगा वो उसकी डिडक्शन क्लेम नहीं करेगा। और इसलिए आपने पढ़ा होगा सैलरी के सेक्शन के अंदर कि अगर कोई एम्प्लॉयर के बहाफ पे कोई एक्सपेंस करेगा तो वो उसे एज अ डिडक्शन अलाउ नहीं, उसे एज अ डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, मतलब उसकी सैलरीड इनकम में वो चार्ज नहीं होगा। आज का जो टॉपिक है वो बिजनेस से रिलेटेड डिडक्शंस के ऊपर है। सबसे पहले हम सेक्शन 20 को अगर देखें तो उसमें डिस्कस किया गया है कि एक इनकम जो है उसमें क्या क्या आपको डिडक्शंस अलाउ होंगी। बिजनेस इनकम कोई भी इनकम हो सकती है, जो कि आप कोई वेंचर ऑफ ट्रेड, वेंचर इन कॉमर्स, वेंचर इन एनी होलसेल, वेंचर इन एनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एनी ट्रेड, ये सारी एक्टिविटीज जो कि रेगुलर और इरेगुलर एक्टिविटी के ऊपर मुहित हो सकती हैं, वो आपकी बिजनेस की कैटेगरी में फॉल करेंगी। अब डिडक्शन क्यों अलाउ है बिजनेसमैन को, एज मैं आपको शुरू में अर्ज किया है, क्योंकि बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो खुद एक्सपेंस कर रहा होता है, वो रेंट दे रहा है, उसके अलावा वो एंटरटेनमेंट पे खर्च कर रहा है, वो सैलरीज दे रहा है अपने एम्प्लॉयज को, उसके अलावा अच्छा इधर लिखा आ रहा है कहीं साउंड प्रॉब्लम आ रहा है, अगर साउंड प्रॉब्लम रिपीट, ये देखें ये सेक्शन जितना भी रिकॉर्ड हो रहा है, अभी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो मैं एडमिन को रिपोर्ट कर देता हूँ कि आप लोगों को जो है इसकी इंटरनेट की जो कनेक्शन है उसको सही तरीके से दोबारा देख ले, ये आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। अच्छा एक अटेंडी कह रहे हैं कि साउंड प्रॉब्लम के लिए आपको रिकॉर्ड होके बिल्कुल ठीक मिलेगा। आप इसको जरा एक दफा देखें, मैं एडमिन से बात करता हूँ कि इसको, ये कह रहे हैं कि आवाज कम आ रही है। मैं अपने तमाम माइक्स जो है वो देख लेता हूँ, मेरे पास मिक्सर के अंदर जितने भी हैं वो सारे कैसे आ रहे हैं, तमाम साउंड जो है बिल्कुल कंप्लीट आ रही हैं। अगर इसमें मैं एडमिन को जो है कह देता हूँ कि जो भी इश्यूज हैं वो सॉल्व कर दें एडमिन भाई। अच्छा, तो हम सबसे पहले जो है इसमें प्रोसीड करेंगे कि आपने कोई डिडक्शन जो है किसी भी बिजनेस से रिलेटेड उसे कैसे कंप्यूट करना है। अगर आप बिजनेस फ्रॉम इनकम डिराइव कर रहे हैं तो आपको उसकी डिडक्शन अलाउ होगी। उसमें क्या होता है कि बिजनेस में एक कॉन्सेप्ट होता है रिसीट्स, जो भी आपको बिजनेस करने से अमाउंट मिलेगी उसे कहते हैं टोटल अमाउंट डिराइव्ड, या इन अ नटशेल उसे कहते हैं रिसीट्स। तो अगर आपने बिजनेस इनकम निकालनी होती है तो आप क्या करते हैं कि टोटल अमाउंट डिराइव्ड माइनस ऑल एक्सपेंसेस, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप कोई एक्सपेंस डिराइव कर रहे हैं तो आपको पहले भी बताया गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस के लिए होना चाहिए। एक्सपेंस शुड हैव बीन इनकर्ड इन द टैक्स ईयर,
एक्सपेंस कोई भी आपने किया है वो किसी साल में किया गया हो, उसी साल किया गया हो, या एक्सपेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए किया गया हो। ये नहीं होगा कि आपने बिजनेस पर्पस के अलावा कोई और एक्सपेंस कर लिया। अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि आप अपने एम्प्लॉयज को कोई बिजनेस की फैसिलिटी दे रहे हैं, उनको रेंट दे रहे हैं, तो उसका एक्सपेंस आपको अलाउड होगा। अगर आप उन्हें कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे तो आपको उसका एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। आप अगर अपने लिए कोई ज़ाती खर्चा कर रहे हैं तो आपको उसके लिए एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। इसी स्लाइड में मेंशन है कि नो डिडक्शन फॉर नॉन बिजनेस एक्सपेंस। किसी किस्म के कभी अगर आपने कोई बिजनेस एक्सपेंस नहीं किया या ऐसा जो आपके बिजनेस से रिलेट नहीं करता तो वो आपको डिडक्शन के तौर पे अलाउ नहीं होगा। एक इससे आगे चलते हैं, क्योंकि आज हमारा मेजर जो टॉपिक है वो है डिप्रिसिएशन, तो मैं उसकी तरफ आपको ले चलता हूं। अभी आपकी इसकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने डिडक्शंस को पहले देखा है तो इस वजह से हम आपको डायरेक्टली लेके चल रहे हैं डेप्रिसिएशन की तरफ। डेप्रिसिएशन क्या होता है? सबसे पहले अगर इसको लिटरल, इसके बिल्कुल मीनिंग वर्ड्स के लिहाज से देखा जाए तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी चीज की वियर एंड टियर या किसी चीज में कमी आना विद द पैसेज ऑफ टाइम। डेप्रिसिएशन जो है वो एप्लीकेबल होती है ऑन डेप्रिशिएबल एसेट्स के ऊपर। अब मुझे ये अटेंडी नंबर 6 का एक मैसेज आया है कि हमें अभी भी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। मैं एडमिन से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको ठीक करें। तकरीबन तमाम अटेंडेंस मुझे कह रहे हैं मैं इसकी पोजीशन ठीक करता हूँ। एडमिन को मैसेज मैंने किया है और उन्हें कह रहा हूँ कि जल्दी इसको देखें। इसके दोबारा मैं इसकी रिकनेक्शन करता हूँ। यू हैव टू वेट फॉर अ मिनट। बिल्कुल मुझे और अटेंडीज के मैसेज आ रहे हैं कि इनको आपको रिकॉर्डिंग सेशन मिलेगा। इधर भी यही मुझे अटेंडी नंबर 19 कह रहे हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। अच्छा, आपको इसका रिकॉर्डेड वर्जन मिलेगा, इसमें बिल्कुल परेशान मत हो किसी किस्म का। अब देखें यहाँ मुस्तकिल इस तरह आ रहा है कि कई लोग आ रहे हैं कि यहाँ किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं। आपको रिकॉर्डेड वर्जन मिलेगा, परेशान बिल्कुल ना हो। और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको दोबारा आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, रिटर्न में भी पूछ सकते हैं, इसी फोरम पे पूछ सकते हैं। डेप्रिसिएशन जो है उसके बारे में अगर मैं आपको बताता चलूं, डेप्रिसिएशन जो है वो एक नोशनल एक्सपेंस है। ये बेसिकली एज इटसेल्फ कोई एक्सपेंस जो है इसकी नोशन है, ये एक आइडिया ऑफ एन एक्सपेंस है। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं डिप्रिशिएबल जिनको डिफाइन किया गया है लॉ के अंदर। बेसिकली ये आपकी सेक्शन 2 की डेफिनेशंस में कंटेन्ड नहीं है, ये कंटेन्ड है सेक्शन 22 सब सेक्शन 15 में, जिसमें डेप्रिशिएबल एसेट को डिफाइन किया गया है। मगर फर्स्ट वी विल कम टू द आइडिया ऑफ व्हाट इज अ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक नोशनल एक्सपेंस है। कोई भी आप एक एसेट लेते हैं जो आप बिजनेस में यूज करते हैं, वेदर इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप उसको यूज करेंगे अपने बिजनेस के लिए तो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी डेप्रिसिएशन अलाउ होगी। एक आपको एक्सपेंस जो आपने किया है, अगर आपने 10 लाख का कोई मूवेबल या इमूवेबल एसेट लिया है सोली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, तो उसकी कुछ अमाउंट आपकी बिजनेस रिसीट्स में से माइनस होके आपको मिलेगी। बेसिकली इससे क्या होगा कि आपका बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। ये जो भी एक्सपेंस की डिडक्शन आपको अलाउ होती है वो बेसिकली क्या करती है, आपके बिजनेस की इनकम को कम कर देती है। अब प्राइमरी कंडीशन क्या होनी चाहिए एक डेप्रिसिएशन को क्लेम करने के लिए? डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ आपको अलाउ है एडमिसिबल डेप्रिसिएबल एसेट्स के ऊपर, और उसके लिए कंडीशन ये भी है कि एसेट जो है वो आपको ओन करना चाहिए
और उसके अलावा ये कि एसेट जो है सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस के इस्तेमाल के लिए होना चाहिए। उसकी मिसाल मैं ये आपको देता हूँ कि फर्ज करें आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपने इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर आपने 2 नई बिजनेस पर्पस के लिए स्टाफ के लिए वैन्स खरीदी हैं। अगर ये सोली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस हैं ये 2 वैन्स, तो आपको उनकी डेप्रिसिएशन अलाउ होगी। जो एक्सपेंस आपने उनमें किया है उनका एक पार्ट हर साल आपकी बिजनेस की इनकम में से माइनस होगा और आपकी बिजनेस की इनकम कम होगी, बिजनेस की रिसीट्स में से बेसिकली। इससे आपकी बिजनेस की इनकम डाउन आ जाएगी। अब डेप्रिशिएबल एसेट्स क्या हो सकते हैं? टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। आपने अगर बिजनेस के लिए कोई जनरेटर लिया है, आपने बिजनेस के लिए कोई स्पेशल मशीनरी ली है, वो सारी जो है आपकी डेप्रिशिएबल एसेट है, बट दैट शुड बी सोली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ली है, अगर आपकी कोई लैंड है उसके ऊपर आपने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है, तो वो आपकी बिल्डिंग जो है वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा अगर आपने कोई भी स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट की अपनी बिल्डिंग के अंदर, आपने नई फिटिंग्स पाइप इंस्टॉलेशंस कराई हैं, कोई भी आपने एक्सपेंस इस नेचर का किया है अपनी बिल्डिंग के अंदर जो कि उसकी स्ट्रक्चरली इंप्रूवमेंट करी है, कोई पेंट आपने करवाया है, इस तरह की कोई आपने कोई बेहतरी लेके आने की, स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की है, तो वो भी एक डेप्रिशिएबल एसेट के तौर पे ट्रीट होगा। और डेप्रिशिएबल एसेट को लॉ डिफाइन कर रहा है। जब लॉ डिफाइन करता है तो इसका मतलब है कि इस स्कोप से बाहर आपने नहीं जाना। तो ये एसेट ओन्ड बाय द टैक्स पेयर हो, और डेप्रिशिएबल एसेट वो एसेट होगा जिसकी यूजफुल लाइफ जो है वो 1 साल से ज्यादा हो, 1 साल से कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपको डेप्रिसिएशन जो है जिस साल आप खरीदेंगे उस साल नहीं मिलेगी, इसलिए आपको यूजफुल लाइफ जो है उसकी मोर देन 1 ईयर रखी जाती है। और दूसरा ये है कि इसकी कंडीशन ये भी है कि एसेट जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी वैल्यू लूज करे। अब इसका एक बड़ा कहते हैं सिंपल सा तरीका ये है कि आपको ये पता है कि अगर आपने एक गाड़ी खरीदी है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर्स कंसिडरेबली उसकी प्राइस विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जाएगी। और अगर आपका 2005 का मॉडल है गाड़ी का तो जाके 2017 2018 में हो सकता है अपनी वो प्राइस जो है लूज करता जाए कॉन्स्टेंटली ऑन एवरी ईयरली बेसिस। वी मूव फॉरवर्ड। अब डेप्रिसिएशन जो है यहाँ इसकी कंप्यूटेशन जो है यहाँ बताई गई है। मैं ये आपको सिर्फ उसे ग्लॉस ओवर करूंगा क्योंकि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इसको कैलकुलेट भी करना सीख जाएंगे, मगर अभी आज सिर्फ इसका आपको आइडिया देने का मकसद यही है कि आपको डेप्रिसिएशन की समझ आए। अच्छा, इन्होंने एक अटेंडी नंबर 7 ने पूछा है क्वेश्चन, आप अपना माइक ऑन करके अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें मुझसे। सर मैं अच्छा ये पूछना चाहता हूँ नोशनल एक्सपेंस मीन क्या है? अच्छा, नोशनल एक्सपेंस का मतलब ये है कि जी, नोशनल एक्सपेंस का मतलब ये है कि ये एज इट इज एज सच जो है ये एक्सपेंस की एक फॉर्म है। जैसे नोशन, इसे एक्सपेंस ही ट्रीट किया जाता है। एक्सपेंस ये होता है कि आपने कोई चीज भी जो है बिजनेस की खातिर की है। आपने क्या किया है, आपने बिजनेस की खातिर गाड़ी खरीद ली है, एक्सपेंस तो आपने पता है सर, नोशनल नोशनल एक्सपेंस जो है बेसिकली तो ये एसेट है ना, बिजनेस का एसेट है। इस एसेट को परचेज करने के ऊपर जो आपकी कॉस्ट आई है उस कॉस्ट को एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया जा रहा है, और उस एक्सपेंस की एक खास अमाउंट जो है वो आपको एज अ डिडक्शन अलाउ हुई है, इसलिए उसे नोशनल एक्सपेंस कहा जा रहा है। मैं फिर रिपोर्ट कर रिपीट कर देता हूँ। आपने एक एसेट खरीदा अपने बिजनेस के यूज के लिए, अब चूंकि उसके ऊपर आपकी कॉस्ट आई है, उस कॉस्ट को आपके बिजनेस के अंदर आपको एक स्मॉल पोर्शन उस कॉस्ट का विद द पैसेज ऑफ टाइम डिडक्शन के तौर पे दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप तो बिजनेस में फर्ज करें आपने अगर एक साल में आपका बिजनेस की रिसीट्स हैं 10 लाख, आपने एक 2.5 लाख की गाड़ी खरीदी है। अब ये गाड़ी आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। अब पहले साल तो आपको इसकी अमाउंट नहीं मिलेगी एज अ डिडक्शन,
नेक्स्ट ईयर आपको इस 2.5 लाख का एक पोर्शन जो है आपकी बिजनेस की 10 लाख वाली जो अमाउंट है उसमें से माइनस होके आपकी इनकम इससे लो हो रही है। बेसिकली नोशनल एक्सपेंस का मतलब ही यही है कि बिजनेसमैन जो है जो उसके खर्चे आ रहे हैं उसको वो अपने अकाउंट फॉर करे उस एसेट की एक खास पोर्शन के थ्रू और अपना बिजनेस इनकम लो कर दे। क्यों? क्योंकि उसका खर्चा आ रहा है। अगर वो खर्चा कर रहा है तो उसके बिजनेस की इनकम में से जो रिसीट्स हैं उसमें से माइनस होकर वो खर्चा उसे एज एन इनकम मिलेगा। इस वजह से जो है ये इसे नोशनल एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट किया जाता है। अगर आप आगे हम जब पढ़ेंगे कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर खरीदेंगे तो सॉफ्टवेयर के खरीदने पे जो आपकी कॉस्ट आई है उसे भी आप एज एन एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट करेंगे। ठीक है, इस वजह से इसे नोशनल एक्सपेंस, इसकी ट्रीटमेंट एज एन एक्सपेंस होती है। जो भी आप एसेट खरीदेंगे, डेप्रिशिएबल एसेट जो होगा फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय द बिजनेस, तो वो आपको एज अ डेप्रिसिएशन अलाउंस मिलेगा या डेप्रिसिएशन डिडक्शन के तौर पे मिलेगा। बिल्कुल इसमें है फेस अमाउंट ऑफ एक्सपेंस ऑफ एसेट, बिल्कुल इसमें अटेंडी नंबर 8 मुझे कह रहे हैं कि फेस अमाउंट ऑफ एक्सपेंस है, बिल्कुल मैं इसमें आई एग्री। अब यहाँ आपके सामने जो है डेप्रिसिएशन की कंप्यूटेशन जो है वो प्लेस्ड है। अब डेप्रिसिएशन जो है ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने रिटर्न डाउन वैल्यू को देखना है। रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होती है? रिटर्न डाउन वैल्यू जो है हम उसकी तरफ आते हैं जब भी कोई नया एसेट खरीदा जाता है, न्यू एसेट, उसकी जो भी कॉस्ट होती है, जो भी कॉस्ट होती है उसको आप एज अ रिटर्न डाउन वैल्यू ट्रीट करते हैं। और ठीक, ये आपकी बेसिकली जो है कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू होती है। अगर आपके बिजनेस की कोई भी कॉस्ट है, आपने 5 लाख का एक एक डेप्रिशिएबल एसेट खरीदा है तो वो उसकी कॉस्ट होगी। नेक्स्ट ईयर जो भी उस पर डेप्रिसिएशन अलाउ होगी वो उसका जो है रिटर्न डाउन वैल्यू होगी। अभी इससे ना आगे मैं आपको लेके इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन है वो हम आपको मैं बाद में बताऊंगा। मैं सिर्फ अभी इसको आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ। अभी एक और अटेंडी मुझसे पूछ रहे हैं व्हाट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है एक अलाउंस है, ये एक एक्सपेंस है आपकी बिजनेस में। आपको इसमें एक जो है एक स्लाइड दिखाता हूँ, ये आपकी जो है कंफ्यूजन दूर करेगी। प्लीज वेट अ मिनट। ये देखिएगा, ये मिस्टर ए हैं, इन्होंने एक मशीनरी एक्वायर की है 5 लाख रुपए की 15/7/2008 को, और उन्होंने इसे अपने बिजनेस में यूज करना शुरू कर दिया है। अच्छा, ये मैं शो कर देता हूँ डेप्रिसिएशन के रेट्स आपको शो कर देता हूँ, मगर अभी इसमें चलने दें। डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो स्ट्रेट होते हैं, दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 10%। डेप्रिसिएशन जो है ये कहते हैं ना हर ईयर रेगुलरली रिकरिंग बेसिस पे होती है, एवरी ईयर, एंड इट इज ऑलवेज ऑन 10%। बहरहाल इसको कोई भी रेट आप दिया जा सकता है। गवर्नमेंट जो है इसको 15% भी कर सकती है, 10% भी कर सकती है, 8% भी कर सकती है, एज पर द जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। मिस्टर ए ने एक्वायर की है एक मशीनरी 5 लाख की 15/7/2008 को, और उसने उसको बिजनेस में यूज किया है 1/12/2008 से स्टार्ट किया है। वो इसमें पूछा जा रहा है कि इसकी डिटरमिन एडमिसिबल डेप्रिसिएशन फॉर टैक्स ईयर 2009 एंड 10 ऑन द सेड एसेट। अब इसमें डेप्रिसिएशन की डिडक्शन जो भी है वो रिटर्न डाउन वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू है। अब पहले साल के जो टैक्स ईयर 2009 के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू है वो है 500,000, और उसके ऊपर जो रेट कैलकुलेट हुआ हुआ है वो है रिटर्न डाउन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 15% ऑफ द अमाउंट। अब सर यहाँ ये तो क्या रिटर्न डाउन, रिडक्शन इन वैल्यू है क्या? जी हेलो सर, जी, डेप्रिसिएशन क्या रिडक्शन इन वैल्यू है क्या? रिडक्शन इन वैल्यू ही जब एक है, ऐसे हर साल उसकी रिडक्शन होगी एसेट की, और वो एज एन अलाउंस आपको मिलेगा बिजनेस में। इसलिए मैं कहता कि अच्छा कैलकुलेशन की जो तरफ। अच्छा
जो हम कॉस्ट पूरी इनकर्ड करते हैं सर, क्योंकि टैक्स वाले वो अगर वो 10 साल की है तो हमें 10 साल एकदम एक साल में नहीं देंगे पूरी, तो उसकी जी पोर्शन जी करते हैं हम, जैसे वैल्यू कम हो जाती है तो उसी हिसाब से पोर्शन करके अलाउंस लेते हैं उनके। जी जी। ठीक है। अच्छा, इसमें ना, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि डेप्रिसिएशन जो है ना, ये इधर जो आपको इन स्लाइडों में दिखा रहे हैं ना हम लोग, दिस इज है टू होलसम फॉर यू। डेप्रिसिएशन इन इट्स लाइटेस्ट सेंस, जो अभी आपने बात की है कि जो भी आपकी एसेट में डिक्रीज आता जाएगा पर ईयर, उसकी खास परसेंटेज हर साल आपको एज अ डिडक्शन अलाउ होगी, एज एन एक्सपेंस अलाउ होगी। दिस इज द टोटल आइडिया ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इसके अलावा बिल्कुल कोई नई चीज नहीं है। इसमें जो भी बाकी तरीका है वो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन का दिया हुआ है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन में मजीद कोई नई चीज नहीं है विच इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू, विच इज डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है ना? ठीक है सर। अच्छा, अब मैं इसके बाद आपको लेके चलता हूं अमोर्टाइजेशन की तरफ। अमोर्टाइजेशन जो है ये आपके सामने अभी आ जाती है। उसके बाद मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। आपकी स्क्रीन पे शो हो गया होगा इंटेंजिबल्स के ऊपर। अच्छा, डिप्रिसिएशन आपको डेप्रिशिएबल एसेट्स के ऊपर मिलता है, ठीक है। अब ये भी एक नोशनल एक्सपेंस है, इंटेंजिबल, सेक्शन 24 में डिफाइंड है। अमोर्टाइजेशन क्या होता है? अमोर्टाइजेशन होता है कि आपने कोई भी फार्मूला खरीदा है, आप मेडिसिन के मैन्युफैक्चरर हैं, आपने कोई फार्मूला खरीद लिया है, आपने कोई नई इन्वेंशन, फर्ज करें आपने आईफोन की कोई खास सर्विस जो है उसकी आपने सर्विसेज एक्वायर करनी है, तो आईफोन आपको कहते हैं कि भाई मैं आपको ये सर्विस इतने पैसे में दूंगा, 500 या $5 million में दूंगा। ये आपका एक्सपेंस आ गया। आपने कोई नया डिजाइन परचेज किया है, आपने कोई सीक्रेट फार्मूला परचेज किया है, आप जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कोई और एसिड बनाने वाली कंपनी है, मगर यह है कि मार्केट में बिल्कुल लेटेस्ट फार्मूला आया हुआ है। अब आपने क्या करना है कि आपने तो लेटेस्ट फार्मूला बाय करना है। जो फार्मूला आप बाय करेंगे वो आपके इंटेंजिबल के तौर पे ट्रीट होगा। इंटेंजिबल मतलब ये है कि ऑल्दो इट इज समथिंग ऑफ एन एसेट, समथिंग ऑफ an expense that is depreciable मगर it is intangible। आप कोई फार्मूला ले रहे हैं, कोई ट्रेडमार्क ले रहे हैं, आप कोई फ्रेंचाइज की खास फी पे कर रहे हैं, आप कोई साइंटिफिक नॉलेज से रिलेटेड कोई आपने जो है इंसाइक्लोपीडिया की जो ऑनलाइन वर्जन है उसको बाय करना है, कोई सॉफ्टवेयर आपने परचेज करना है, आपने कोई ड्रामा कंपनी है और आप ड्रामा कंपनी से रिलेटेड आपने कोई खास जो है कैमरा की जो है पेटेंट लेने हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये इंटेंजिबल की डेफिनेशन में फॉलो करते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर कि कोई पेटेंट हो सकता है, इन्वेंशन हो सकती है, डिजाइन हो सकता है। आपने मर्सिडीज गाड़ी की कोई बम्पर का मॉडल जो है अपनी गाड़ी के लिए या कोई और चीज जो है आप डिजाइन कर रहे हैं, हेडलाइट्स जो है अपनी आप मर्सिडीज की बाय कर लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इनकलकेटिंग और इंक्लूडिंग देम इनटू टोयोटास रियर व्यू या फ्रंट व्यू। तो उसके लिए जो है आपको उसकी जो है एक कॉस्ट पड़ेगी, यू हैव टू पे फॉर दैट। ये एक नोशनल एक्सपेंस है। इसका भी जो ट्रीटमेंट है वो एज अ डिडक्शन अलाउ है, मगर इसमें जो है ये फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये अवेलेबल होता है एज अ डिडक्शन। इसका डेप्रिसिएशन से सिर्फ एक बड़ा फर्क है, सबसे बड़ा फर्क, कि डेप्रिसिएशन जो है वो ईयरली बेसिस पे जो है अलाउ होती है, पहले साल के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, इस तरह करके अलाउ होती है। मगर ये जो है, और ये कितना आपको डेज की बेसिस पे डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होती। इंटेंजिबल जो है ये आपको डेज की बेसिस पे भी अलाउ होती है। अच्छा, और आपको आगे चल के मिसाल देते हैं। इसकी कंप्यूटेशन जो है ये सिंपल स्ट्रेट मेथड से भी होती है, ठीक, और उसके अलावा डेज के मेथड पे भी होती है, मतलब ईयरली बेसिस पे भी होती है और डेज की बेसिस पे भी होती है। जैसे इधर लिखा हुआ है आपके सामने शो हो गया कि इसकी अमोर्टाइजेशन कैसे कैलकुलेट होगी। आपने एक सॉफ्टवेयर खरीदा है, उसकी अमोर्टाइजेशन की डिडक्शन कैलकुलेट इस तरह हो जाएगी कि कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल डिवाइडेड बाय नॉर्मल यूजफुल लाइफ इन 4 years। अगर वो 5 साल की उसकी यूजफुल लाइफ है तो 5 साल से उसे डिवाइड कर देंगे।
अगर 6 साल से रिलेटेड उसकी लाइफ है तो 6 साल से डिवाइड कर देंगे, सो ऑन। अब इस सिर्फ एक आपकी एग्जांपल आपके सामने इधर है, इसकी एक रीडिंग दें कि मिस्टर ए है, उसने एक जो है बिजनेस एक्वायर किया है और उसकी जो सॉफ्टवेयर है उसकी कीमत तकरीबन जो है 20 लाख है, 5 साल के लिए वो इस्तेमाल हो सकेगा। आपने उसकी जो है डिडक्शन यूज करनी है, आपने देखना है कि उसकी डिडक्शन कितनी बनेगी, तो आपने उसकी कॉस्ट को डिवाइड कर देना है, और अगर उसकी मैक्सिमम लाइफ हो सकेगी तो 10 ईयर्स के लिए हो सकेगी। और अगर डेप्रिसिएशन के अंदर सिमिलर कॉन्सेप्ट आगे एक मैं आपको बताऊंगा, और दूसरा अमोर्टाइजेशन से रिलेटेड कि अगर एक इंटेंजिबल पार्टली यूज हो रहा है, मतलब एक इंटेंजिबल आपने ऐसा यूज करना चाह रहे हैं तो बिजनेस के लिए सिर्फ 25% यूज होगा, तो उतनी अमाउंट आपको 25% ऑफ द एसेट जो या इंटेंजिबल डेप्रिसिएशन और इंटेंजिबल दोनों में वो अलाउ होगी एज अ डिडक्शन। ये इसकी सिंपल लाइन पढ़े, अगर एसेट इज पार्टली यूज फॉर बिजनेस तो अमोर्टाइजेशन एडमिसिबल ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, ये सिंपल इसका आपको जो है मिलेगा एज ए इंटेंजिबल, एज ए डिडक्शन मिलेगा। मैं इसके आगे आगे चलता हूं, आपको मजीद बताते हैं। अगर इंटेंजिबल आपका पूरे साल के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ और कुछ खास दिनों के लिए, तो आपने उसे सिंपल नंबर ऑफ डेज से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसमें मैं आपको ना दो कहते हैं डेप्रिसिएशन और इंटेंजिबल के दो कॉन्सेप्ट्स जो बिल्कुल सिमिलर हैं वो बताना चाहूंगा। अच्छा, अब एक मिसाल है आपको। अगर फर्ज करें आपका एक डेप्रिशिएबल एसेट है, आप उसको डिस्पोज कर देते हैं। आपका एक डेप्रिशिएबल एसेट है, आपकी बिजनेस की एक गाड़ी है, वो है 10 लाख रुपए की, ठीक है। डेप्रिसिएशन जब आपने उसकी क्लेम कर ली 10 साल के लिए, अब वो 10 लाख की गाड़ी जो है वो रिटर्न डाउन वैल्यू जो भी उसकी बढ़ी है, जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू है, अगर उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है, ओरिजिनली आपने 10 लाख का लिया था एक वैन को, अब उसकी 10 साल के बाद रिटर्न डाउन वैल्यू हो गई है 2 लाख। अगर वो 2 लाख की वैन आपकी 3 लाख की बिक जाएगी, तो जो 3 लाख में मतलब 3 लैक्स माइनस 2 लैक्स, जो 1 लाख की अमाउंट होगी, जो गेन है वो आपकी बिजनेस इनकम होगी। सिमिलरली कॉन्सेप्ट आपका सेम यही इंटेंजिबल के लिए, मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि अगर आपने एक इंटेंजिबल लिया है 10 लाख का, 10 साल के बाद वो बिकता है 2 लाख का, मतलब इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है 2 लाख और वो बिका है 3 लाख के लिए, तो 1 लाख का जो गेन होगा वो बिजनेस की इनकम होगी। यहाँ इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? अगर है तो दोबारा पूछे मुझसे। सर ये बिजनेस इनकम हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नहीं नहीं, ये आपकी बिजनेस इनकम ही होगी। ओके सर, ठीक है, ये थैंक इलस्ट्रेशन यू। नंबर 1 देखें, ये थोड़ी चेंज होगी, मैं आपको दिखाता हूं दोबारा। ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखें। अगर आपकी सेल, इलस्ट्रेशन नंबर 1, सेल प्रोसीड्स ऑफ मशीनरी है आपकी 1 लाख। अच्छा, एक मुझे इन्होंने पूछा है डिडक्शन अलाउड ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू में से आपकी अमाउंट जो है दूसरी माइनस होगी, रेट वो आपकी एडिशन होगी, उसकी तरफ आप अभी मत आए। अब आप इसको समझें कि सेल प्रोसीड्स एक मशीनरी गेन की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले एक आपकी अमाउंट जो है, गाड़ी आपकी सेल प्रोसीड ऑफ मशीनरी 1 लाख की आपकी मशीनरी बिकी है, उस टाइम उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू डेप्रिसिएशन क्लेम करने के बाद 75,000 है। जो इस पे गेन होगा 25,000 का, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। अच्छा, अगर सिमिलरली सिचुएशन दूसरी करते हैं कि अगर इसमें लॉस हो जाता है, मैं आगे लेके जाता हूं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन इसमें आएगी अगर इसमें आप करें लॉस को। ये स्लाइड आ गई है आपके सामने, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। अपने माइक्स काइंडली म्यूट कर दें सारे, क्योंकि आपकी वो फिर आवाज जो है वो मिक्स हो रही है मेरे
अच्छा, अब अगर आपने, आपका रिटर्न डाउन वैल्यू है आपके एसेट की 1 लाख, और आपका एसेट डिस्पोज ऑफ होने के बाद आपको मिलता है, रिटर्न डाउन वैल्यू है 1 लाख की डेप्रीसिएशन क्लेम करने के बाद, और आपका डिस्पोजल पे 50,000 रुपए का एसेट बिकता है, तो जो आपको 50,000 रुपए का लॉस होगा वो एज अ डिडक्शन अलाउ होगा, और वो डिडक्शन होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखें। आपने एक मशीनरी बेची जो है वो 1 लाख की, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू जो है वो 1.5 लाख रुपए है, जो उस पर लॉस आएगा वो है 50,000। ये लॉस जो है 50,000 का, ये एज अ डिडक्शन अलाउ होगा आपको। हम बिजनेस में हम लोग डिडक्शंस क्यों लेते हैं? बेसिकली एक तो अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है, दूसरा ये है कि बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए, बिजनेस की हेल्थ को इनकरेज करने के लिए मुख्तलिफ डिडक्शंस दी जाती हैं। अब इसके बाद अगली, अगर मैं आपको आगे की डिडक्शंस बताऊं, तो एक होगी इनिशियल अलाउंस की डिडक्शन। हम आगे उसकी तरफ चलते हैं। जी, आप सब लोगों को शो हो रही होगी। अगर आपने कोई भी एसेट पाकिस्तान में इंपोर्ट किया है या यूज कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, या कोई नया बिजनेस में अपना एसेट इंट्रोड्यूस करें, तो आपको उसका इनिशियल अलाउंस मिलेगा। ये भी एक डिडक्शन है आपकी बिजनेस के लिए। उसमें कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि एसेट जो है वो एप्रिशिएबल, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है, कभी पाकिस्तान में आपने पहले यूज नहीं किया, और एसेट जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने सेकंड हैंड मशीनरी यूज की है, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड से यूज की है, मंगवा ली है पाकिस्तान में, अमेरिका से मंगवा ली है, साउथ कोरिया से मंगवा ली है, आपने कुछ खास पंप्स मंगवाए हैं, कोई ऐसी चीज आपने अगर मंगवाई है, तो आप उसको जब अपने बिजनेस में यूज करेंगे तो आपको उसका एक इनिशियल अलाउंस दिया जाएगा। अच्छा, यहां तक मैं आपको इसका आइडिया दे रहा था। उसके बाद अगर आपने जो है, अगर कोई एसेट लीज पे लिया है, ठीक है ना, अगर आपने कोई एसेट एक्वायर्ड ऑन टर्मिनेशन ऑफ लीज, कोई भी आपने एसेट जो लीज पे लिया हुआ था, जब वो लीज खत्म होगी तो जो अमाउंट आप पे कर चुके होंगे वो भी एज अ डिडक्शन अलाउ होगा आपको। अच्छा, इसमें जो है हाउ टू डिटरमिन इनिशियल अलाउंस, ये इसका फार्मूला दिया हुआ है। ये भी तकरीबन ऐसे ही कैलकुलेट होता है जैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है। अभी इसकी कैलकुलेशन जो है हम आपको बताते हैं, मगर ये चूंकि इसका आइडिया आपको देना है जरूरी है, ये हम इसको गो थ्रू करते हैं क्योंकि इसके कैलकुलेशन जो होती हैं ईयरली बेसिस पे लेंथी होती हैं। अब उसी तरह जिस तरह आपका इनिशियल अलाउंस होता है, उस तरह अगर एसेट आपने फर्स्ट ईयर आपने इंट्रोड्यूस किया है, तो आपको फर्स्ट ईयर के तौर पे भी उसका अलाउंस दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर अलाउंस जो है एप्लीकेबल किस चीज पे होगा, वो लॉ ने डिफाइन कर दिया है कि आपने कोई न्यू प्लांट इंट्रोड्यूस किया है, कोई न्यू मशीनरी यूज किया है, कोई न्यू इक्विपमेंट यूज किया है, आपने कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग स्टार्ट की है, तो उसके लिए आपको एक फर्स्ट ईयर अलाउंस मिलेगा। ये भी आपकी बिजनेस की रिसीट्स में से जो है वो माइनस होगा। और इसके अलावा एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन जो है, आपने सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए एक स्पेशल डेप्रिसिएशन जो है वो देनी है, न्यू प्लांट के लिए, मशीनरी के लिए, या इक्विपमेंट के लिए, या कोई जनरेशन के लिए जो अल्टरनेट एनर्जी डिराइव कर रही है, और इसके लिए जो है आपको इनिशियल अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर की तरफ। पाकिस्तान जो है उसने चूंकि लॉन्च किया हुआ है कि भाई हम लोग जो है साइंटिफिक रिसर्च जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। साइंटिफिक रिसर्च जो है वो पाकिस्तान में अलाउड है एज एन एक्सपेंडिचर। आप कोई साइंटिफिक रिसर्च जो है अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं जो है, तो आपको वो एज अ बिजनेस इनकम के तौर पे डिडक्शन अलाउ होगी। ये फर्ज कर, ये किसको मिलती है? एक बहुत बड़ी कंपनी है नेटसोल, उसके अलावा आपको यूनिलीवर अगर कोई साइंटिफिक एक्सपेंडिचर कर रही है फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च, तो वो जो एक्सपेंडिचर करेगी तो वो उसके ऊपर एक एक्सपेंस आप लोगों को अलाउ होगा, मगर उसके अंदर कुछ शराइत हैं। शराइत क्या हैं?
साइंटिफिक एक्सपेंडिचर इज ओनली अलाउएबल डिडक्शन अगेंस्ट बिजनेस इनकम, कि एक बंदा ऑलरेडी बिजनेस इनकम जनरेट कर रहा है, नेटसोल एक सॉफ्टवेयर हाउस है, ओएमवी एक बहुत बड़ी कहता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कंपनी है, जर्मन कंपनी है, अगर वो कोई बिजनेस इनकम इधर से डिराइव कर रही है और वो कोई साइंटिफिक एक्सपेंडिचर भी करती है पाकिस्तान में रहते हुए 1 साल के अंदर, तो वो एक्सपेंडिचर भी एज अ डिडक्शन आपको मिलेगा। अच्छा, साइंटिफिक एक्सपेंडिचर जो है वो भी डिफाइन कर दिया गया है सेक्शन 26 सब सेक्शन 2 में, कि एक्सपेंडिचर अगर आपने कोई भी साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर किया है, इनकर्ड मतलब आपने कर दिया है, ठीक है, जो पाकिस्तान में हुआ है वो साइंटिफिक एक्सपेंडिचर के तौर पे डिफाइंड है। और अगर आपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए भी साइंटिफिक एक्सपेंडिचर किया है, फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी गैजेट बनाना चाहते हैं जो कि ज्यादा सेल हो जाए, जैसे JF-17 थंडर है, अगर आपने इसकी कोई इक्विपमेंट किसी कंपनी ने बनाया है और वो उसकी बिजनेस इनकम उससे बढ़ रही है, रिसर्च भी उसने की है और उसकी बिजनेस इनकम भी उसमें बढ़ रही है, तो वो भी एज एन एक्सपेंडिचर आपको मिलेगा। सिमिलरली साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है, एनी इंस्टीट्यूशन अगर वो सर्टिफाइड बाय बोर्ड है, तो वो जो रिसर्च जो है करेगा उसको एक एक्सपेंडिचर या डिडक्शन अलाउ होगी। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये थोड़े एक दो और चीजें भी हैं जो एम्प्लॉय ट्रेनिंग को इनकरेज करने के लिए की गई हैं। इनको बताने का मकसद ये है आपको होलिस्टिकली बताने का कि ये डिडक्शंस मुख्तलिफ हेड्स में बिजनेस को इनकरेज करने के लिए दी जाती हैं। अगर मैं इनमें रेट करूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी हैं, तो सबसे ज्यादा मैं इनमें इंपॉर्टेंट डिप्रिसिएशन को करूंगा। बिजनेस से हमेशा एसेट्स डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। उसके बाद मैं इंटेंजिबल को रेट करूंगा। इंटेंजिबल आप अपने बिजनेस के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, पेटेंट्स परचेज करते हैं, ट्रेडमार्क्स परचेज करते हैं, ये सारे जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं। उसके बाद अगर फाइनेंशियल चार्जेस, ये भी इसमें मजीद डिडक्शन में है, मगर जो है ये आपके कहते हैं ना, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर बैड डेट्स आपके सामने मैं शो करता हूँ, अभी ये भी शो हो जाती है स्लाइड आपके सामने। बैड डेट्स जो है मतलब आपने किसी को कोई लोन दिया है, वो कुछ अरसे तक लॉ की रिक्वायरमेंट है, अगर रिकवर नहीं हो रहा और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम्स इररिकवरेबल, तो वो भी आपको ऐसा डिडक्शन अलाउ होगा। और अगर ये कि वो जो आपने डिडक्शन क्लेम की है वो दोबारा बैड डेट्स, मतलब आपने किसी को एक कर्जा दिया 5 साल के लिए, उसने 5 साल तक वो कर्जा देना था, उसने नहीं दिया, 5 साल के बाद अब वो देने का कोई इम्कान नहीं है, तो जो आपने उसे अमाउंट दी थी कर्जे के तौर पे, वो एज अ डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। मगर अगर किसी भी टाइम के ऊपर 8वें साल में वो कर्जा आपको वापस कर देते हैं, तो वो आपकी बिजनेस इनकम का पार्ट होगा। अच्छा, ये क्योंकि नटशल में मैं बता रहा हूँ, दीज आर वन ऑफ द फ्यू कॉम्प्लेक्स जो हैं ये प्रोविजंस हैं। बैड डेट्स है, लीज रेंटल्स हैं, उसके अलावा जो है आपका एक और एक्सपेंड फाइनेंशियल चार्जेस हैं जो आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो इनिशियली जब आप स्टार्ट करेंगे, व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग देम एट दिस मूवमेंट, कि मोस्ट ऑफ द टाइम के हमारे पास एक एक बिजनेस के लिए एक सेपरेट पूरा का पूरा सेक्टर होता है। उससे रिलेटेड जब आप काम करेंगे तब आपको पता चलेगा कि उसमें फाइनेंशियल चार्जेस को कैसे ट्रीट करना है, उसमें डेप्रिसिएशन को कैसे ट्रीट करना है, मुदारबा जैसे एक आपको बताया गया था, अकबर साहब ने आपको बताया होगा कि जो है मुदारबा एक टाइप ऑफ बिजनेस है। अब मुदारबा इज बीइंग डेल्ट इन अ वेरी स्पेसिफिक सेक्शन, और उसमें उनकी पूरी टीम होती है, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग होगी आपकी, उससे रिलेटेड जो है आपको मतलब मुख्तलिफ सेशंस में आपको बिठाया जाएगा, क्योंकि ये लॉ के अंदर और बिजनेस से रिलेटेड तमाम चीजें स्पेशलाइज्ड हैं। दैट इज व्हाई these are one of the few difficult things which are not necessary at this moment. मुदारबा शायद आपको ये पता होगा, मुदारबा और मुशारका जो है ये इस्लामिक बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि हमने सूद से पाक बिजनेस कॉन्सेप्ट्स के अगेंस्ट जो है हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है MCB, मिजान, अल्फला और इस तरह जो है ये मुख्तलिफ बैंक्स जो हैं इन्होंने लॉन्च किए हुए हैं। अब मैं आपको जो है इसमें कहते हैं आई मूव टुवर्ड्स आवर अदर टॉपिक, उनको मैं थोड़ा सा आपको इनसे आप डिस्कशन करनी है। ये है सेक्शन 21 डिडक्शंस नॉट अलाउड। ये अकबर ने भी आपको बताया था, ये मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा दोबारा एक दफा।
ये मैंने बहुत ब्रीफली आपके लिए प्रिपेयर किया है और इलस्ट्रेशन की फॉर्म में सबसे पहले ये आपके सामने आ रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सेक्शन 21 के बारे में कई लोगों ने पूछा था कि हमें क्यों नहीं इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग मजीद दी जाती। अब इसके बारे में मैं इसमें पॉइंट आउट करूंगा कि सेक्शन 21 जो है वो बेसिकली, कोई क्वेश्चन है तो पूछना चाहेंगे? मैं पहले आपको ब्रीफ कर दूं, उसके बाद आप जो पूछना चाहें मुझसे पूछ लीजिएगा। आपकी बिजनेस के रिसीट्स हैं, ये बिल्कुल आपको मैं कहता है बेसिक लेवल बताऊंगा कि आपकी बिजनेस की रिसीट्स, फर्ज करें आपने बिजनेस में पूरे साल में आपको जो भी मिला है, आपके एक बिजनेस का अकाउंट है उसमें 10 लाख अमाउंट आ गई। अब आपने पूरे साल जो बिजनेस में रिपेयर की है वो 90,000 है, एंटरटेनमेंट जो है वो 1 लाख है। अब जो इसकी अलाउड डिडक्शन होगी ना, वो होगी आपकी टोटल 2 लाख की, ठीक है। और आपकी जो बिजनेस इनकम बनेगी वो बनेगी 8 लाख। अब अगर आपकी 8 लाख के ऊपर आपका टैक्स बन रहा है 2,80,000 रुपए का, तो ये 2,80,000 रुपए आपको एज अ डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। इस सेक्शन की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन ये इस स्लाइड में दी गई है। अगर आपने कोई भी ऐसा टैक्स पे किया है, सेस पे किया है, रेट पे किया है जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, प्रॉफिट और के आप गेन्स कर रहे थे, आप कोई बिजनेस की इनकम डिराइव करना चाह रहे थे और उसमें आपने कोई टैक्स पे कर दिया है, रेट पे कर दिया है, सेस पे कर दिया है, और वो आपकी बिजनेस की प्रॉफिट का कोई आगे एक बड़ा स्पेशल लफ्ज लिखा है, और असेस्ड एज परसेंटेज। परसेंटेज मतलब ये है कि आपकी 8 लाख की इनकम है, देख रहे हैं आप लोग, अगर इसकी एक परसेंटेज हो 35%, तो वो जो है आपको एज अ डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। कोई ऐसा टैक्स या सेस जो 35% पे हो इस बिजनेस इनकम के, वो आपको एज अ डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। यहां तक मेरे ख्याल से उम्मीद है सबको क्लियर होगा। ये सबसे सिंपल एग्जांपल इसकी पॉसिबल है। अब मैंने इधर लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स पेड नॉट अलाउड एज एन एक्सपेंस 2,80,000, ये आपकी बिजनेस इनकम में से 2,80,000 मजीद कम नहीं होंगे। आगे चलते हैं। अब कुछ कुछ टैक्स आपके ऐसे होते हैं जो सोर्स पे कटते हैं। हमारी चूंकि एक रिग्रेसिव इकोनॉमी है पाकिस्तान की, तो हम लोग ज्यादातर क्या हैं कि सोर्स के ऊपर टैक्स करते हैं। अब मैं आपको इसकी बहुत सिंपल मिसाल देता हूं कि आप ये टेबल में है टैक्स डिडक्टेड ऑन सप्लाईज 153(1)(a). आपने इस सेक्शन पे गौर नहीं करना। जो मैं आपको बताऊंगा कि सप्लाईज, सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट, इनकी अमाउंट्स पे आप गौर करें कि एक बंदे ने सप्लाई की, उसका 15,000 कटा, सर्विसेज उसने प्रोवाइड की, उस पर उसका 25,000 कट गया, कॉन्ट्रैक्ट्स उसने किए, उस पर उसका 20,000 कट गया। टोटल अमाउंट का ये उसका टैक्स कटा है, टैक्स डिडक्टेड। टोटल टैक्स जो उसका डिडक्ट हुआ है वो 60,000 रुपए टैक्स डिडक्ट हो गया है। अब इस पोर्शन को आप फिलहाल भूल जाएं। अब आ जाए बिजनेस रिसीट्स। उसे या आपके अकाउंट में पूरे साल में बिजनेस की मद में पूरा 10 लाख रुपए आया। अब इस 10 लाख के ऊपर जो टैक्स लगना चाहिए वो है 3.5 लाख, ठीक है, 3.5 लाख, ठीक है। अब ये जो डिडक्शन ऑफ टैक्स नॉट अलाउड वो 60,000 रुपए है। 60,000 रुपए आपके 10 लाख में से माइनस नहीं होगा। ये 60,000 रुपए जो है ना, ये तो आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं, ठीक है। अब ये आपको जो टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं ना, वो एडवांस टैक्स है, उसका आप क्रेडिट लेते हैं। आपका 3.5 लाख रुपए टैक्स बनता है, उसमें से 60,000 रुपए आप ऑलरेडी दे चुके हैं। टैक्स आपने मजीद जो पे करना है, मजीद पे करना है, वो 2,90,000 रुपए है। 2,90,000 रुपए ये टैक्स क्रेडिट के तौर पे, अगर आपने कोई ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है
उस चीज के ऊपर जिसके ऊपर टैक्स कटना चाहिए था तो वो आपको एज अ क्रेडिट मिलेगा। मतलब ये क्रेडिट का मतलब है कि ये तो ऑलरेडी आप हुकूमत को दे चुके हैं, ये तो आ गया। ठीक है, ये तो पहले से हुकूमत ने ले लिया। ये जो 60,000 रुपए है ये तो हुकूमत ने शुरू में ही ले लिया, ठीक है ना। अब आपने साल के तो एंड के ऊपर अपना टैक्स की लाइबिलिटी कैलकुलेट की, वो बनी 3.5 लाख। तो 60,000 तो आप लोग पहले ऑलरेडी दे चुके हैं, तो मजीद जो आपको देना पड़ेगा वो 2,90,000 रुपए होगा। चलें इसके आगे चलते हैं। उम्मीद है यह सबको क्लियर हो गई होगी स्लाइड। मैं आगे प्रोसीड करता हूं। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन इधर पूछना हो तो फिर मुझसे बाद में पूछ लेगा, मैं आगे चलता हूं। अब फिर आ जाता है टैक्स नॉट डिडक्टेड एट सोर्स। अब इस आपने चार्ट को बड़े गौर से देखना। इट्स ये डेली बेस पे जब मैं विद होल्डिंग टैक्सेस जोन में था, आई सर्व फॉर 1.5 ईयर इन विद होल्डिंग टैक्सेस जोन, और हमारा डेली बेस के ऊपर जो डीलिंग होती थी वो सेक्शन 21C से होती थी, जिसमें हमने ये देखना होता था कि अगर किसी ने कोई एक्सपेंस ऐसा किया है और उस पर टैक्स डिडक्ट नहीं किया तो वो उसे अलाउ नहीं होगा। अब इसको सिंपल समझने, सबसे पहले लुक एट द बिजनेस रिसीट्स। ये है 5 मिलियन, 50 लाख, 50 लाख रुपए बिजनेस की रिसीट्स हैं, ठीक। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि रिपेयर हुई है 60,000 की और उस पर टैक्स डिडक्ट हुआ है 3500 रुपए। रेंट दिया गया है 3,20,000 का और उस पर कोई टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ। प्रॉफिट ऑन डेट दिया गया है 5 लाख, उस पर कोई टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ। एडवर्टीजमेंट की गई है 7,80,000 रुपए की, उस पर टैक्स डिडक्ट हुआ है। लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, और ये लीगल सर्विसेज मतलब ये है कि उसने एक्सपेंस किया, लीगल सर्विसेज का एक्सपेंस किया। जैसे मैं, अगर मेरी एक कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, और मैंने किसी कंसल्टेंट को हायर किया है या लॉयर को हायर किया है लीगल सर्विसेज के लिए, तो मैंने 1.5 लाख रुपए दे दिए। 1.5 लाख रुपए मैंने अमाउंट पे की है और उस पर मैंने टैक्स डिडक्ट किया है 15,000। अब जो डिडक्शन अलाउड है वो वही है जिसके ऊपर टैक्स काटा गया। रिपेयर पे 3500 रुपए टैक्स काटा गया, ये अलाउड डिडक्शन है। रेंट पे नहीं काटा गया, पे टैक्स नहीं काटा गया, ये पूरा का पूरा एक्सपेंस जो है ये डिस अलाउ हो जाएगा। 3,20,000 और 5 लाख रुपए, ये दोनों की दोनों अमाउंट्स ऐड होके डायरेक्ट इनकम के अंदर ऐड होंगी, ठीक। और जो ये एडवर्टीजमेंट पे टैक्स कटा है और लीगल सर्विसेज पे टैक्स कटा है, ये एज अ डिडक्शन अलाउ होगी आपको। ये बिजनेस के रिसीट्स में से अमाउंट्स माइनस हो जाएंगी। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। अब फिर बात आ जाती है, ये आपको पहले ऑलरेडी बताया गया है डिटेल में, आई एम कमिंग टू इट अगेन। एनी एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स, एक कंप्लीट सेक्शन है, एक कंप्लीट रूल है इनकम टैक्स रूल्स में जो बताता है कि अगर एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर इन तरीकों से किया जाएगा तो वो एज अ डिडक्शन अलाउ होगा। इसके अलावा फर्ज करें आपने, उसमें ये भी डिफाइन है कि अगर आपने एक्सपेंडिचर अपने प्रेमिसेस पे किया है तो वो आपको अलाउ होगा। पर पर्सन भी आपको कहा गया इतना आपने किया है तो ये आपको अलाउ होगा। ये क्लियरली लॉ में डिफाइंड है। इन अगर वो उसमें लिमिट है, मैंने वो स्लाइड बेसिकली डिलीट कर दी है कि वो एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर किस हद तक आपको अलाउ होगा या क्यों अलाउ होगा, वो इसलिए क्योंकि आपको मेजर हेडिंग सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर एक्सपेंडिचर आपका एंटरटेनमेंट का ऐसा है जो रूल्स के मुताबिक नहीं है तो वो आपको अलाउ नहीं होगा। फिर आपको, जिस तरह लास्ट टाइम बात हुई थी, कोई ऐसा प्रोविडेंट फंड, कोई पेंशन फंड, कोई सुपरएनुएशन फंड या ग्रेचुइटी फंड, वो अप्रूव्ड या बोर्ड से रिकग्नाइज्ड नहीं है तो उसमें जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट की जाएगी वो एज अ डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। मैं आपको कल की मिसाल देता हूँ। यस्टरडे व्हाट हैपन कि मेरे पास एक टेक्सटाइल कंपनी है, उसका जो है वो पेंशन फंड अप्रूव होने के लिए आया हुआ था और उसमें जो है उनके पास अभी बोर्ड का अप्रूवल नहीं था। अब अगर उसमें कोई भी अमाउंट कंट्रीब्यूट की जाएगी, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल का एक प्रोविडेंट फंड है,
और एक उनका पेंशन फंड है, वो मेरे पास आया हुआ था। अगर चूंकि इसमें कोई अमाउंट कंट्रीब्यूट की जाएगी तो वो चूंकि बोर्ड से रिकग्नाइज नहीं है तो वो एज अ डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। दिस इज सिंपल एंड कंप्लीटली क्लियर। इसमें मजीद कोई अभाव नहीं हो सकता कि एक प्रोविडेंट फंड वो आपका रिकग्नाइज ही नहीं है। हो सकता है बिजनेस की पता नहीं कहाँ किस मद में वो कोई चीज अमाउंट जा रही है नहीं जा रही, वो बंदा उसे कहीं और यूज कर रहा है, बिजनेस से रिलेट ही नहीं करता, तो आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक, उसके बाद यहां तक तो उम्मीद है आपको क्लियर होगा। उसके अलावा फिर एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाती है वो है सेक्शन 21F। यहाँ हम लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट और अदर फंड if effective arrangements for tax deduction under section 149 not made। फर्स्ट करें, बेसिकली ये एक कितना प्रीएम्प्टिव लॉ है। प्रीएम्प्टिव लॉ वो होता है जो हम प्रीएम्प्टिवली ये देखना चाह रहे होते हैं कि अगर हम इसमें कोई कंट्रीब्यूशन करेंगे, इस कंट्रीब्यूशन करने से पहले जो जो एम्प्लॉय मेरा है जिसका मैं कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं, क्या उसकी सैलरी पे हुई है, और अगर सैलरी पे हुई है तो उसके ऊपर टैक्स कटा है या नहीं कटा। ये एक प्रीएम्प्टिव प्रोविजन है। तो लॉ ये कहता है कि अगर आपने कोई भी प्रोविडेंट फंड ऐसा है जिसमें कंट्रीब्यूट करना है तो आपने ये इंश्योर करना है कि जिन एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन आप उस प्रोविडेंट फंड में डाल रहे हैं उनके सैलरी पे टैक्स कटा हुआ होना चाहिए। अगर मैं एक एम्प्लॉय हूं और मेरे सैलरी पे टैक्स नहीं कटा तो जो मेरा प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन जा रहा है वो ऐसा डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। यहां तक उम्मीद है आप सबको क्लियर होगा। फिर उसके बाद आ जाता है, मैं एक और आपको मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक AK ट्रांसपोर्ट कंपनी थी। अब वो मेरे सामने अपनी जो है डिडक्शन की स्टेटमेंट्स लेके आए और उसमें मोटरवे के चालान शामिल थे। जब मोटरवे के चालान देखे गए, एक्साइज के चालान देखे गए, तो वो चूंकि आपने लॉ वायलेट किया है, आपने एक लोकल लॉ भी वायलेट कर दिया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एक्साइज का और NHA का लॉ आपने वायलेट किया, तो इसके ऊपर जो है आपकी कोई पेनल्टी या वायलेशन, वो अगर आपने उस पर कोई भी आपने अमाउंट पे की है तो वो एज ए डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। अब तो लॉ को फॉलो करें बिजनेसमैन होके। इफ यू आर ब्रीचिंग द लॉ, इफ यू आर ब्रेकिंग द लॉ, तो एज ए डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगा। अगर आपने कोई लेबर लॉज बनाए हैं, आपने अपने लेबर्स को एक खास कंपनसेशन की कसर तक देनी है, आपने नहीं दी, आपने लॉ वायलेट किया है, कंपनसेशन भी नहीं दी, तो आपको जो है एक फाइन पे करना पड़ेगा और वो फाइन जो है आपको ऐसा डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। फिर उसके बाद आपने बिजनेस के अंदर कोई भी पर्सनल एक्सपेंडिचर कर दिया। मैं एज अ बिजनेसमैन जो है मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने बिजनेस के प्रेमिसेस पे कोई अपने खाली दोस्तों यारों की पर्सनल गैदरिंग के लिए फ्रेंड्स और ऐसे रिश्तेदारों की एक दावत कर देता हूँ और उसको अपना बिजनेस का एक्सपेंस बना देता हूँ। बिजनेस में ना ये बहुत ही जो जिसे कहते हैं, आई कंसिडर सेक्शन 21 टू बी द मोस्ट पावरफुल सेक्शन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस इन दिस सेंस कि ये आपको बिजनेस को देखने के ऊपर मजबूर कर देता है। आई रिमेंबर दैट वंस वी जॉइंड वी यूज्ड टू be told by our seniors कि section 21 is the lifeline of this ordinance। ये बेसिकली आपको एक्चुअली डील करना सिखाएगा बिजनेस के साथ और बिजनेस की समझ देगा। बिजनेस की समझ इस तरह देगा कि हर बिजनेस का एक मॉडल समझने के लिए आपको उससे रिलेटेड डिडक्शंस की समझ आनी चाहिए। सिमिलरली अगर आप ये देख रहे हैं कि एक बिजनेस ऐसा है जिसमें पर्सनल एक्सपेंडिचर वो बहुत ज्यादा शो कर रहा है और वो मुख्तलिफ हेड्स में शो करेगा, बिलीव यू मी वो हमेशा मुख्तलिफ हेड्स में शो करेगा। अपना पर्सनल एक्सपेंडिचर कभी वो अदर एक्सपेंडिचर में शो कर देगा, कभी वो व्हीकल मेंटेनेंस में शो कर देगा, कभी वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में शो कर देगा। मुख्तलिफ तरीकों से उसको एडजस्ट करना चाहेगा, तो यू कैन इजीली स्पॉट ऑन दैट। फिर उसके बाद अगर वो कोई भी अमाउंट, कोई रिजर्व फंड है या कोई ऐसा फंड है, रिजर्व फंड बेसिकली क्या होता है, ये वो फंड होता है जिसमें आप फॉर द फ्यूचर आप कोई इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कि आपके बिजनेस के गेन्स बढ़े। ये रिजर्व फंड की डेफिनेशन है। या इसका अंडरलाइन पर्पस हमेशा यही होता है कि मैंने एक अमाउंट कुछ अरसे के लिए एक फंड के अंदर
अपने बिजनेस के हिस्से से, अपने बिजनेस में से निकाल के रखते रहना है, और उसके बाद उसको बिजनेस का पार्ट बना के उसे कैपिटलाइज करके या उसे यूज करके मैंने अपने बिजनेस को बूस्ट अप करना है। तो ये जो है आपको ऐसा जो है डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। अच्छा, फिर उसके बाद एक एओपी पार्टनरशिप से रिलेटेड जो है वो कहता है आपको, एक प्रोविजन है सेक्शन 21J। इसमें ये कहा गया कि कोई प्रॉफिट ऑन डेट, कोई ब्रोकरेज, कोई कमीशन, कोई सैलरी या कोई भी रिम्यूनरेशन जो एक मेंबर जो है, जो जो एक एओपी है वो अपने मेंबर को देता है, मेंबर को देगा, वो उसकी डिडक्शन अलाउ उससे नहीं है। प्रॉफिट एंड डेट जो है बेसिकली ये ऑलरेडी उसकी इनकम का पार्ट, एओपी की इनकम का पार्ट बना हुआ है, तो उसको ये ऐसा डिडक्शन अलाउ नहीं है। बेसिकली प्रॉफिट एंड डेट अगर एओपी देता है, ठीक है, अपने किसी भी मेंबर को, तो वो एओपी के मेंबर की इनकम होती है, ठीक। तो बेसिकली तो वो एओपी की इनकम है, प्रॉफिट एंड डेट जो है वो एओपी की इनकम है। एओपी अगर कोई ब्रोकरेज अपने मेंबर को दे रहा है तो वो एओपी की इनकम है, तो इनकम जो है वो ऐसा डिडक्शन कभी भी अलाउ नहीं होती। मैं आपको मिसाल ऐसा देता हूँ कि मैं और एक और बंदा एक पार्टनर, अच्छा उसके बाद आ जाता है आपका कैश एक्सपेंडिचर। अच्छा, कैश एक्सपेंडिचर जो है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी कैश वाली इकोनॉमी है, तो हमारा इसको एक्सक्लूसिवली सेक्शन 21L जो है मुझे यहाँ पड़ता है, ये एक्सक्लूसिवली हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा, मैं ना एक इधर आपके साथ एक अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगा। जब तक बिजनेस के अंदर हम लोग, आपको शायद अभी बहुत मुश्किल लगे ये चीजें, या बहुत ओवरली डिफिकल्ट लगे, ठीक है ना, मगर मैं आपको इसमें एक चीज ये बताना चाहूंगा कि देयर आर सर्टेन टाइम्स कि जब कमिश्नर और चीफ कमिश्नर भी लॉ के एक सेक्शन को ओपन करके बैठे होते हैं, हम हाफिज नहीं बन सकते लॉ को, लॉ की इंटरप्रिटेशन हो सकती है, लॉ के अंदर लोग सर जोड़ के बैठे होते हैं, एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। और जो चीज मैं सबसे एस्टॉनिशिंग और सबसे ऑसम समझता हूँ, सबसे अच्छी समझता हूँ, चाहे जाइए कि वो थोड़ी मुश्किल भी है, कि ये फाइनेंशियल लॉ आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिल रहा है या आपको वर्ड्स में लिखा हुआ मिल रहा है कि कंप्यूटेशनल लॉ है, और ये आपको टोटली वर्बली कम्युनिकेट हो रहा है, ठीक है। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू गेट यूज्ड टू विद द पीरियड ऑफ टाइम। थोड़ा टाइम लगेगा जब इंशाल्लाह आप इसमें, अभी सिर्फ इसकी ओवरऑल आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ठीक है, अगर आपने कैश जो है, आपने कैश, आपने रिपेयर के अंदर, रिपेयर का हेड है और आपने जनाब जी 15 लाख रुपए का कैश उसमें खर्च कर दिया है, ठीक है, तो वो तो लॉ आपको अलाउ नहीं करेगा। इसमें यह है कि अगर आपने कोई कैश एक्सपेंडिचर एक सिंगल ट्रांजैक्शन का किया जब 10,000 से ज्यादा है तो वो भी डिसअलाउ है। और अगर फर्ज करें उसी हेड में आपने छोटे छोटे एक्सपेंडिचर्स किए कैश में, फर्ज करें आपने रिपेयर के हेड में 5,000, 8,000, 3,000, एक 25 के करीब इस तरह के एक्सपेंडिचर किए, जो टोटली 10,000 से तो थोड़े हैं सारे के सारे, मगर क्यूमुलेटिवली वो बढ़े हैं 50,000 से, तो वो आपको ऐसे डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। सॉरी,
उसके बाद आ जाता है अगर आपने सैलरी कोई भी 15,000 से ज्यादा दी है पर मंथ, तो वो भी आपको एज अ डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। मसलन एक स्कूल में मैं जॉब कर रहा हूँ और मुझे मेरा एम्प्लॉयर कहता है कि भाई मैंने आपको जो है सैलरी हर महीने 21,000 रुपए देनी है, कैश में देनी है। अब वो कैश में तो वो 21,000 रुपए तो दे देगा, मगर वो 21,000 रुपए उस मेरे एम्प्लॉयर को एज अ डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। उसके बाद एक और भी है, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने ऐसा किया है, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर आपने ऐसा किया है जो कि बिजनेस के लिए मुख्तलिफ किस्म की इनकम जनरेट कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, तो वो आपको एज अ डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। आई प्रोसीड फर्दर, अगर मैं कोई चीज पूछनी होगी तो आप मुझसे पूछिएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो आ जाता है, दैट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। अच्छा, अभी हमने आपको अकाउंटिंग नहीं पढ़ाई और हम आपको इस स्टेज इस पे ना बताएंगे सिर्फ बिल्कुल ब्रीफली कि अकाउंटिंग क्यों टैक्स की इंपॉर्टेंट है। टैक्स की अकाउंटिंग जो है बेसिकली तो जो लैंग्वेज ऑफ टैक्स है ना वो अकाउंटिंग है, और ये पूरा का पूरा जो ऑर्डिनेंस है ये जो बेस करता है वो अकाउंटिंग पे बेस करता है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग पे बेस करता है। मगर इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसमें अकाउंटिंग की तरफ जाने से पहले ये देखें कि ये टैक्स वाला ऑर्डिनेंस अकाउंटिंग को क्यों पूछ रहा है, क्यों बताना चाह रहे हैं आपको, कि क्या वजह है कि आपने कैश बेस अकाउंटिंग को देखना है, एक्रूअल बेस अकाउंट की अकाउंटिंग को देखना है। अकाउंटिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, उनमें से ऑर्डिनेंस में कुछ चीजें बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस हुई हुई हैं, बिल्कुल ब्रीफली। वो मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये भी आपकी बिजनेस इनकम और एक्सपेंस से रिलेट करता है। ठीक, चले विल प्रोसीड। अब यहाँ आपकी पहली जो अकाउंटिंग की टर्म है, फर्ज करें आपकी एक अकाउंटिंग मेथड है। आपका अकाउंटिंग मेथड कोई भी हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे मेथड हैं, ठीक, अकाउंटिंग के। उसी अकाउंटिंग मेथड के मुताबिक आपकी बिजनेस इनकम जो है वो उस पर टैक्स डिटरमिन होगा। कोई भी चार्जेबल इनकम है टू बी डिटरमिन्ड एज पर रेगुलर मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ये सेक्शन 32(1) कहता है। ये मैंने आपको ब्रीफली बताना है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग कुछ भी हो सकता है, आपने रेवेन्यू के बेस पे देखना है, फिक्स्ड एसेट्स की बेस पे देखना है, डेप्रिसिएशन के चार्ज पे देखना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बेस पे देखना है। खाली डेप्रिसिएशन की एक अकाउंटिंग मेथड अगर आपको बता दूं तो डेप्रिसिएशन, जी जी कुछ पूछना चाहेंगे? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि फर्स्ट करें आपको अभी मैंने डेप्रिसिएशन पढ़ाया था और बिल्कुल ब्रीफली टच किया। डेप्रिसिएशन के कम से कम 10 डिफरेंट मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के। अगर मैं उसमें एक तो ये है कि स्ट्रेट मेथड है, फिर उसके बाद रिड्यूसिबल मेथड है, फिर एक जो है लिमिटेबल मेथड है, फिर जो है ग्लोबल मेथड है, फिर उसके बाद जो है न्यूमेरिकल मेथड है डेप्रिसिएशन का। हमारा टैक्स का जो है जी, और भी उसके अलावा आप लोगों ने और भी देखे होंगे। और उसके अलावा जो है आपको ये भी पता होगा कि हमारा ऑर्डिनेंस जो है वो रिड्यूसिंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज करता है, मगर मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आई वाज कमिंग टुवर्ड्स दैट। रेवेन्यू रिकग्निशन है, आपने कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स कैसे डिटरमिन करना है, उसके बेसिस पे भी आपका अकाउंटिंग मेथड डिटरमिन हो जाता है। हमने एक इसको, सवाल है सर। जी जी, सर ये हम क्यों अकाउंटिंग को टैक्स में लेकर आ रहे हैं सर? क्या है ये? हमें डिडक्शन होती है, अकाउंटिंग अलाउंस होती है, क्या है? हम क्यों अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं सर? बिल्कुल आपको मैं बिल्कुल इसमें यही तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल हम आपको सिर्फ ओरिएंटेशन देना चाह रहे हैं। ये वाली जी जी अकाउंटिंग का बताने का मतलब ये है, अगर आपको अकाउंटिंग पढ़ाई जाए ना ओरिजिनली, तो अकाउंटिंग तो फिर जी एक पूरी की पूरी फील्ड है, पूरा सब्जेक्ट है। ये सिर्फ आपको बताना है कि टैक्स की अकाउंटिंग इस तरह से होती है कि हम कौन सा मेथड यूज करेंगे बस। हम या तो हो अच्छा सकता है कैश बेस्ड मेथड यूज करेंगे या एक्रूअल बेस्ड मेथड यूज करेंगे। आई एम कमिंग टुवर्ड्स दैट। ये ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस इनकम कैसे होगी। अगर कोई कंपनी है तो उसने एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेथड यूज करना है। अगर कोई कंपनी नहीं है
तो वो एक्रूअल बेस भी यूज कर सकता है या कैश बेस भी यूज कर सकता है। और उसके बाद सेक्शन 32 बताता है कि 32 सब सेक्शन 3 कि बोर्ड चाहे तो आपको कोई भी अकाउंटिंग मेथड सजेस्ट कर सकता है। फर्ज करें आप एक कहता है कंपनी है या आप एओपी हैं, आप एक पार्टनरशिप है और आपका बहुत अच्छा बिजनेस है, आपका एक जो है काफी रेवेन्यू बड़ा है। गवर्नमेंट को देख लें, गवर्नमेंट इज एन एओपी, गवर्नमेंट इज नॉट अ कंपनी। गवर्नमेंट जो है, मैं जब इसमें पोस्टेड था तो मेरे पास इट हैज अ टर्नओवर ऑफ अबाउट 5 बिलियन रुपी। तो गवर्नमेंट जो है इट वाज यूजिंग एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, अच्छा, अब बोर्ड जो है एम्पावर है कि वो चाहे तो कोई भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग प्रेस्क्राइब कर सकता है। उसके लिए उसने तरीकाकार दिया हुआ है कि एक एप्लीकेशन अगर एक बंदा चाहे तो खुद से भी सिलेक्ट करवा सकता है, अदर देन अ कंपनी एओपी या इंडिविजुअल चाहे तो कोई बिजनेस अकाउंटिंग मेथड सिलेक्ट कर सकता है। उसके लिए उसे अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा और एडजस्टमेंट्स उसने जो भी करनी होगी वो पेमेंट के बाद करनी होगी, या उसने ये भी बताना होगा मैंने कैसे एडजस्टमेंट करनी है। फॉरगेट अबाउट एडजस्टमेंट्स, कमिंग टुवर्ड्स द मेन पॉइंट। कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या है, ये हमेशा इसमें उसने डिफाइन कर दिया है कि अगर इनकम होगी तो ये वो तब होगी जब आपने रिसीव करनी है, एक्सपेंस तब होगा आपका जब आपने एक्चुअली पे करना है। ये आपकी कैश बेस अकाउंटिंग की नटशेल में डेफिनेशंस है। कैश दोनों ही केसेस में, इनकम में और एक्सपेंस में, कैश की डिलीवरी के ऊपर आपने एम्फेसाइज करना है। इनकम जब आपको डिलीवर आपने रिसीव कर ली और एक्सपेंस जब आपने पे कर दिया, ये तब होगा। एक्रूअल क्या है, और आपका ऑर्डिनेंस जो है वो एक्रूअल बेस अकाउंटिंग पे ज्यादा बेस्ड है। एक्रूअल का मतलब ये होता है कि आपने एक एक्सपेंस किया है, अभी पे नहीं किया। ठीक है, एक्सपेंस किया है, पे नहीं किया, एक्रू आपकी तरफ वाजिब हो गया, आपकी तरफ वाजिब हो गया, ये एक्रू होने का मतलब है। आप उसके इंटाइटलमेंट को डिजर्व करने लग गए हैं, इंटाइटलमेंट आपको मिल सकती है। एक्रूअल बेस अकाउंटिंग क्या है, सेक्शन 34 में अगर आपने इनकम कोई भी अर्न की है तो आपको इंटाइटलमेंट मिल गई है रिसीव करने की। ठीक है, डिलीवरी ऑफ गुड्स आपको मिल जाएगी, आपको कोई इनवाइस मिल जाएगी। इनवाइस मिलने का मतलब ये होता है कि हाँ भी एक बंदे ने इनवाइस काट के दे दी, ये जी ये कहता है ले ले 5 लाख की इनवाइस ले ले मुझसे। ठीक है, आपको थोड़े से बाद 5 लाख रुपए रिसीव हो जाएंगे। अब ये 5 लाख की जो इनवाइस मिलना है एक्रूअल में, इसका मतलब है कि इनकम मिल गई या मिल जाएगी। एक्सपेंडिचर क्या है इसमें, यहां तक तो समझ आई होगी आपको। एक्सपेंडिचर ये है कि मैंने अभी पेमेंट नहीं की एक्सपेंडिचर की। ठीक है, लाइबिलिटी मेरी क्लियरली एस्टेब्लिश्ड है, मैंने 5 लाख का एक एक्सपेंस किया मगर मैंने अभी पेमेंट नहीं की, मैं उसे क्लेम कर सकता हूं अपने एक्सपेंस में, मैं उसे अपने एक्सपेंस में क्लेम कर सकता हूं। जैसे फर्ज करें मुझे अलाउ है अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कि मैं लीगल सर्विसेज कर एक्वायर करूं। मैंने एक्वायर की 25 लाख रुपए की, एक लॉयर हायर किया, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर किया 25 लाख रुपए का, मैंने उसे उस साल में पेमेंट नहीं की 25 लाख की। ठीक, मगर मैं वो एक्सपेंस, मैंने एक्सपेंस उसको जो है 25 लाख का एक्सपेंस तो कर दिया ना। लॉयर के पास तो एक इनवॉइस चली गई कि भैया 25 लाख में पे करूंगा, तो वो मैं एक्सपेंस उस साल में क्लेम कर सकता हूँ। और लॉ ने ये भी कह दिया है कि एक एक्सपेंडिचर आप कब तक क्लेम करेंगे, वो आपके सामने आ रहा है। क्योंकि अब आपको डिप्रिसिएशन पढ़ाई गई है, एक्सपेंस पढ़ाया गया, तो ये लास्ट चीजें एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंटिंग और रिसीट्स की, ये मैंने कहा मैं आपको बता दूं। आपने यहां भी देखना है कि अगर आपकी कोई ट्रेडिंग लायबिलिटी है, कोई भी आप कंपनी है, तो आपकी जो भी आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं अदर देन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन या इनिशियल अलाउंस, उनको छोड़ के एक्सपेंस जो आपने किए हैं, आपने रिपेयर कराई है, आपने टेलीफोन दिया है, आपने गैस का बिल दिया है, ये नहीं दिया, आप क्लेम कर सकते हैं। अगर 3 साल तक आपने पेमेंट नहीं की तो वो एक्सपेंस आप क्लेम कर सकते हैं। आपने अभी 2017 का टैक्स ईयर चल रहा है, इस साल कोई एक्सपेंस किया तो उससे आप 3 साल तक तो उस एक एक्सपेंस को अगर इस साल नहीं करेंगे तो अगले साल करेंगे, आप क्लेम कर सकते हैं।
अगर वो अमाउंट आपने 3 साल तक पे नहीं की तो चौथे साल वो आपकी अमाउंट टैक्स होगी। इसकी एग्जांपल आपके सामने वेरी क्लियर। टैक्स ईयर 2008 है, आपने 2 लाख रुपए के एक्सपेंसेस किए, ठीक, और टैक्स ईयर आपके 2011 तक वो अमाउंट पे नहीं हुई। 9, 10, 11, 3 साल तक वो आपकी अमाउंट पे नहीं हुई। तो चौथे साल में आपने जो एक्सपेंस किया है और पे भी नहीं किया, वो 4th ईयर के अंदर आपका टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद सॉरी सर, इसमें थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं, समझ नहीं लगी इसके जो क्लास गाइड है ये जी जी ये इसमें ये था कि ये 2 लाख का है टैक्स जी एक्सपेंस है और वो 2011 तक उसको जो है वो हम पे नहीं करता, जी। ठीक है, 2011 में नहीं पे करता, तो फिर ये टैक्सेबल कैसे बन जाएगी, ये थोड़ा ये टैक्सेबल, हाँ बिल्कुल टैक्सेबल क्यों बन जाएगा। देखिए, टैक्सेबल ये इसलिए बन गया क्योंकि लॉ जो है उसने 3 साल तक एक अमाउंट जो एक्सपेंस पे करनी थी उसने पे नहीं की और अपने बिजनेस में यूज करता रहा है। अपने बिजनेस के अंदर 3 साल तक वो यूज करता रहा है। उसको 3 लाख अपने बिजनेस में से फौरन निकाल देने चाहिए थे, उसने 3 साल तक नहीं किए। उसने 3 साल तक वो अमाउंट 2 लाख की अपने बिजनेस में से नहीं निकाली। इसलिए चौथे साल लॉ से ये देखने के लिए, उसे डिटरमिन करने के लिए कि वो मजीद उसको यूज ना करे अपने बिजनेस में, उसको टैक्स कर रहा है। ये लॉ की इसके ऊपर एजम्पशन है, बिजनेस के लॉ की एजम्पशन है कि तुम्हें कहा गया है टैक्स पेयर को, या मुझे कहा गया है एज अ टैक्स पेयर कि तुमने 3 साल तक अगर कोई एक्सपेंस किया है और पे नहीं किया तो वो तो तुम्हें अलाउ होगा, ठीक है। अगर उसकी तुम 3 साल के बाद भी पेमेंट नहीं करोगे तो वो तुम्हारा बिजनेस की इनकम ट्रीट हो जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। सही सही। ये क्रेडिट होगा ना सर, मतलब उसमें क्रेडिट पे ये इनवॉइस दी थी। हाँ बेसिकली तो शुरू में तो वो क्रेडिट पे दी है ना उसने, उसने तो क्रेडिट दिया है, उसने पेमेंट तो नहीं की। हाँ अभी से क्रेडिट में मत लेके हैं। द ओनली थिंग इज कि उसने 5 लाख का एक्सपेंस शो किया, ठीक है, 5 लाख का एक्सपेंस शो किया, जस्ट एज्यूम, और उसने उस पर पेमेंट नहीं की। पहले साल नहीं की, 2008 में अगर उसने 5 लाख एक्सपेंस किया तो उसने उसने पे नहीं किया, 2008 में भी पे नहीं किया, उसने 2009 में भी पे नहीं किया, 2010 में भी पे नहीं किया, 2011 में भी पे नहीं किया, 3 साल गुजर गए। चौथे साल में वो उसकी बिजनेस की इनकम ट्रीट होगी 5 लाख रुपए, क्योंकि वो उसे कॉन्स्टेंटली यूज करता रहा है, उसे तो पे कर देना चाहिए था फौरन। ये लॉ की रिक्वायरमेंट। अच्छा चलिए आगे सर 5 या 2 लाख सर? नहीं मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। ओके सर। ठीक, अच्छा अच्छा, इसमें ये भी है कि कहता ना इसमें बेनिफिट भी दिया जाता है। ये सेक्शन जो है अगर थोड़ा बहुत डेट्रीमेंटल है तो इसका एक फायदा ये भी है कि अगर आपकी कोई अमाउंट टैक्सेशन की, मतलब फर्ज करें आपका एक एक्सपेंस आपने करना था ज्यादा और आप मतलब आप ज्यादा कर बैठे हैं और उसे कम होना चाहिए था, आपने 2 लाख का एक्सपेंस करना चाहा और आपने करना चाहिए था आपको 1 लाख का, और आपको उसका कोई बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट, ठीक है, तो वो भी आपका टैक्सेबल इनकम में शामिल होगा। मतलब कोई भी पेमेंट आपने रोके रखी, उसका आपको कोई बेनिफिट हुआ, उसको भी आपने अपनी इनकम का पार्ट बनाना है। दिस इज द पंच लाइन, सिंपलेस्ट पंच लाइन। अगर आपको कोई पेमेंट करनी थी, आपने 3 साल तक रोके रखा, उस दौरान आपको वो पेमेंट रिवर्स हो गई, एक्सपेंस आपने कहा नहीं जी मैंने इस एक्सपेंस मजीद क्लेम नहीं करना किसी भी बेसिस पे, कोई भी बेसिस है, आपके नहीं जी तो क्लेम मैंने करना ही नहीं, कुछ भी नहीं है,
आई वांट टू रिटर्न इट बैक, या वो आपको वापस कर देता है, कोई इस तरह की सिचुएशन बनती है, कोई बेनिफिट आपको अराइज होगा तो आपको उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, अब ये है कि आज का जो है ना बेसिस लेक्चर, ये तो मैंने आपको बिल्कुल ब्रीफली बताए हैं, ठीक। अब इसमें से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं तो पूछें, ताकि मैं उसको दोबारा स्टार्ट करूं। अब मैं दोबारा खोल रहा हूं लेक्चर। आपको अगर कोई डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपने पूछना है तो मुझसे पूछ लें, फिर उसके बाद हम लेक्चर में जो क्वेश्चंस आप पूछेंगे मैं आपका उसका जवाब देता रहूंगा। बिल्कुल होल अमाउंट, ये अटेंडिंग 14 ने मुझसे पूछा है कि क्या ये होल अमाउंट जो है वो एज अ टैक्स डिडक्ट होगी। फर्ज करें, बिल्कुल, अगर देखिए आपने एक एक्सपेंस करना था 5 लाख रुपए का, ठीक है, आपने कर दिया एक्सपेंस, 5 लाख का आपने एक्सपेंस कर दिया, 3 साल तक आपने उस पर पेमेंट नहीं की, उस एक्सपेंस की पेमेंट नहीं की, चौथे साल वो जितनी भी अमाउंट होगी टोटल 5 लाख की वो टैक्स होगी, क्योंकि 5 लाख रुपए आपने 3 साल के लिए अपने बिजनेस का पार्ट बनाए रखा है। ये अभी भी उसके साथ जो है एक बहुत ज्यादा नरमी का सलूक किया जा रहा है टैक्स पेयर के साथ। ये टैक्स जो इस ऑर्डिनेंस में हो सकता है वो उसको कैपिटलाइज करके 5 का 15 या 50 लाख भी बना ले। जी, कोई और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? सर वो जो आपने 50,000 की जो कहा था कि वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए 50,000 से, 10,000 से, मतलब वो जो एक एक ट्रांजेक्शन है वो 10,000 की से भी कम है, लेकिन वो जी क्यूमुलेटिव होके 50,000 से अलाउ नहीं होते, वो कंप्लीट होना चाहिए वो पूरा हेड, जी मतलब फॉर बिल्कुल, एग्जाम्पल। मैं आपको समझाता हूँ, वेट अ मिनट, ये आपको बिल्कुल समझाता हूँ आपको, क्योंकि मैं इसलिए नहीं चाह रहा था उसको आप लोगों को ज्यादा या अच्छा, अब इसमें आ जाइए। सबसे पहले हमने बात की थी कि अगर आपकी 10,000 रुपए से, सेक्शन ये कहता है 10,000 रुपए से ज्यादा अगर आपका कैश हो तो वो डिसअलाउड है। अगर आपका एक्सपेंस एक ही हेड में, एक ही हेड में 50,000 से ज्यादा है कैश एक्सपेंस, तो पूरा का पूरा डिसअलाउड है। अच्छा, अगर कैश। कैश की बात कर रहा हूं, अच्छा मेरे पास ना एक बड़े सीनियर चार्ट, अच्छा ये जो चार्ट मैंने आपके आगे इलिस्ट्रेशन शो की है ना, ये मेरे साथ एक दफा बैठ के समझें आराम से, इट्स वेरी इजी। निटी एंड ग्रिटी में आई हैव बीन टोल्ड दैट आई शुडंट बी गोइंग इन टू मच निटी एंड ग्रिटी। उसकी वजह यह कि ये अभी आपको हम अगर एमसीक्यूज में बना के देंगे तो ज्यादा आसान होगा, अगर कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे तो इट विल बी टाइम टेकिंग। मगर मैं आपको चूंकि इसमें बताना चाहूंगा, रिपेयर का हेड है, ये है टोटल रिपेयर का हेड, ठीक है। अब जो 10,000 से ऊपर का एक्सपेंस है पहले उसे देख लेते हैं। 10,000 से ऊपर का एक्सपेंस, ये रिपेयर का हेड है, टोटल एक ही हेड है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, ठीक। इसमें से 10,000 की जो भी अमाउंट है वो आपको एडमिसिबल नहीं है, 11,500 की एडमिसिबल नहीं है, 14,000 की एडमिसिबल नहीं है, 23,000 की एडमिसिबल नहीं है, 24,000 की एडमिसिबल नहीं है, ठीक। ऐसे ही है ना। अच्छा, टोटल एक्सपेंस जो हुआ है वो हुआ है 96,500 का। जी जी अच्छा, ये ना मुझे नीचे पूछा गया है कि ये क्वेश्चन एंड आंसर्स पूरे रिकॉर्ड करें, ये पूरा का पूरा सेशन आज रिकॉर्ड हो रहा है आप लोगों के लिए। अच्छा ये देखिएगा दोबारा, अब नीचे आके इसके देखें, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस लिखा हुआ है इसमें 11,500, ये भी इनएडमिसिबल है, 14,000 ये भी इनएडमिसिबल है, 23,000 ये भी इनएडमिसिबल है, ये 72,000 जो है ये टोटल इनएडमिसिबल है। इसके अलावा जो अमाउंट है जो लेस देन 50,000 है वो एडमिसिबल है।
जो बाकी अमाउंट बचेगी अदर देन दिस, मतलब 96,500 है ना, उसमें से ये 12,500 तो टोटली इनएडमिसिबल है, ये बाकी बच जाएगा वो एज एन एडमिसिबल एक्सपेंस होगा। 8,000 एडमिसिबल, जी 8,000 एडमिसिबल, जी जी ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसके अलावा कोई किसी ने कोई हेड में पूछना हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहे? सर फॉर एग्जांपल यहाँ जो है, फॉर एग्जांपल एक एक्सपेंस हो एसी रिपेयर में सर, और जी वो जी 8,000 रुपए का हो, और उसका यानी जो एंड में है वो 49,000 बनता है, तो वो जी एडमिसिबल में आएगा या इनएडमिसिबल में आएगा? 100% एडमिसिबल में। ओके सर, यानी वो हमारे एक्सपेंस, यानी वो हम अपने इनकम से डिडक्ट वो हमारे डिडक्शन इनकम से डिडक्ट हो सकती है। हाँ बिल्कुल, इधर लिखा है एनी एक्सपेंस विच इज मोर देन 10,000 इज इनएडमिसिबल। जी बिल्कुल, कोई एक्सपेंस ऐसा जो 10,000 से ज्यादा होगा वो इनएडमिसिबल है। अच्छा, मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूं कि ना ये हमारे लिए क्यों सेक्शन 21L इंपॉर्टेंट है। एक होता है कैश फ्लो, आप लोगों में से जिसने बीकॉम किया होगा, एमकॉम किया होगा, उनको पता होगा कि एक पूरी कैश फ्लो रजिस्टर बनता है। जब बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है तो उसमें एक पूरा पेज होता है कैश फ्लो से रिलेटेड और पेमेंट से रिलेटेड, जिसमें आपने देखना होता है कि इसका कैश फ्लो कैसा है, और उसके अलावा आप उससे बैलेंस शीट की डिटेल में नोट्स में उससे ये भी कह सकते हैं भाई मुझे अपना पूरा कैश फ्लो के मुताबिक अपनी एक एक ट्रांजेक्शन बना के दो। ये आपके डिटेल्ड ऑडिट में हम लोग चेक करते थे। तो इस थ्रेशोल्ड में मैं एक और मिसाल देता हूं कि आप इन्हीं फिगर्स को जो आपके आगे शो हो रही हैं, इन सबको आप इमेजिन करें कि 9,500 है सारी फिगर्स, तो 9,500 जो है वो एडमिसिबल है, मगर जब वो 50,000 से अबव क्रॉस करेगा तो 50,000 से जो अमाउंट एक्सीड करेगी वो इनएडमिसिबल होगी। 50,000 से जो कम है, 50,000 से कम, वो सारी एडमिसिबल है। क्यूमुलेटिव मतलब मिल के आपस में, ठीक है। अगर इसमें कोई और क्वेश्चन, किसी को कंफ्यूजन हो, मुझसे पूछें प्लीज। और वैसे मैं आपको ना इसमें सजेशन जो दूं ना, मैं आपके आगे ये दोबारा रिफ्लेक्ट करता हूं, ये स्लाइड ना एक और, प्लीज वेट अ मिनट। अगर मेरी जाती राय है, आप लोग लें मेरी जाती राय, आई एम गोइंग टू शो यू दिस स्लाइड अगेन, दिस वन। ये आपके आगे अभी शो हो गई है। This section 21A, 21B, 21C, these are by far the most important inadmissible deductions for you to learn। और ये बहुत आसान है। आपको जो मैंने आज इसकी थोड़ी बहुत रिप्रेजेंटेशन दिखाई है, मैं उसको एक ना, आप लेट्स कम टुवर्ड्स रेंट फर्स्ट। ये थर्ड बुलेट में आप आ जाए, थर्ड बुलेट की सेकंड बुलेट में इसमें रेंट शो हो रहा है पर्सन प्रेस्क्राइब अंडर सेक्शन 155। अब जब विदहोल्डिंग, इंशाल्लाह मैं आई विल ट्राई टू रिक्वेस्ट सर अली कि मुझे जो है अपॉर्चुनिटी दें विदहोल्डिंग के अंदर, क्योंकि आई हैव दिस एक्सपीरियंस। प्रेस्क्राइब, अगर एक बंदा उसे प्रेस्क्राइब कर दिया जाता है लॉ के तहत, प्रेस्क्राइब पर्सन एक खास पर्सन होता है। आपने टैक्स के अभी जो आपने पर्सन आपको पढ़ाया होगा सर ने, क्योंकि मैं आई एम ऑलवेज देयर आर ऑलवेज resource persons when we are teaching, we are together, however we keep silent। आपके ऑर्डिनेंस में जो है वो पर्सन डिफाइंड है, डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर डिफाइंड है। प्रेस्क्राइब्ड पर्सन जो है वो एक्सक्लूसिवली डिफाइंड है आपके विदहोल्डिंग की प्रोविजंस में, जिसमें बताया जाता है प्रेस्क्राइब्ड पर्सन वो होता है कि ये वो बंदा है जो टैक्स काटेगा। इसके अलावा जो है काटे या ना काटे उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होगी, मगर इसने तो लाजमी काटना है। प्रेस्क्राइब्ड अंडर द लॉ का मतलब होता है कि ये तो लॉ ने बता दिया है कि यही बंदा करेगा।
रेंट में जो है, अगर मैं आपको उसकी स्लैब अभी दिखाऊं, मेरे पास फिलहाल मौजूद नहीं है, मगर आई विल रीड इट आउट, मेरे सामने ही है सेक्शन 155 के तहत, क्योंकि इसमें आप गवर्नमेंट ने विद द पैसेज ऑफ टाइम काफी ज्यादा विदहोल्डिंग एजेंट्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं रेंट से रिलेटेड। आई वुड लाइक टू शेयर देम विद यू, जस्ट गिव यू अ रीडिंग कि रेंट में कितने प्रेस्क्राइब्ड पर्संस हैं। इन दिस सेक्शन प्रेस्क्राइब मतलब ये है कि ये वो बंदे हैं जिन्होंने टैक्स काटना है। अगर इन्होंने टैक्स ना काटा तो ये टोटल एक्सपेंस जो है एज अ डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। ये फेडरल गवर्नमेंट है, इसने टैक्स काटना है, ये प्रेस्क्राइब पर्सन है सेक्शन 155 के मुताबिक। प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, कंपनी है, हर कंपनी भले 2 लाख रुपए इनकम कमाए या 2 बिलियन इनकम जो अर्न करे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसने भी टैक्स विदहोल्ड करना है और कहता है विदहोल्ड करके जमा भी कराना है। अगर इसने कोई टैक्स डिडक्ट करना था एक कंपनी ने और उसने इस एक्सपेंस पे, उसने एक्सपेंस किया ना, उसने रेंट, मैं एक जगह किराए पे लेके बैठ जाता हूँ, उसका मैं किराया देता हूँ 1 महीने का 5 लाख रुपए। अब उसमें से 5 लाख में से जिसको जो मैं किराया दे रहा हूँ ये मेरा एक्सपेंस है, मैं जो किराया दे रहा हूँ ये एक्सपेंस है मेरा। मैंने एक जगह 5 लाख किराए पे पर मंथ पे ली है, ये मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ। अगर ये एक्सपेंस के ऊपर मैं टैक्स नहीं काटूंगा तो ये मुझे एज एन एक्सपेंस टोटल डिसअलाउ हो जाएगा। तो मैं आपको इसकी सिंपल ये दे रहा था कि लॉ जो है ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉस, और इसमें अक्सर औकात अच्छी खासी रिकवरी भी हमारे डिपार्टमेंट वाले कर लेते हैं। इनफैक्ट मेरे पास जस्ट टू शेयर अ पीस ऑफ माय माइंड, जस्ट टू शेयर विद यू अ पीस ऑफ माय माइंड कि मेरे पास एक कंपनी है एंड आई जस्ट डिडक्टेड कि उसकी सर्विसेज के ऊपर तकरीबन 8 लाख रुपए टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ था। ठीक, तो टोटल ऑडिट में, ऑडिट के दौरान उसका वो सारा एक्सपेंस जो है तकरीबन जो होगा ये 25 मिलियन का वो डिस अलाउ हो गया और उसकी इनकम का पार्ट बन गया। ठीक है, तो मैं इस लिहाज से आपको ये बताऊंगा कि ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। सिमिलरली आपने कोई पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट की है, ये मुख्तलिफ जो है, ये पूरा एक डिडक्शन से रेंट के हवाले से सर एक सवाल पूछना था सर। सर जी जैसे जी गुड्स पर जो है ना वो रेंज है कि 25,000 से जब गुड्स वीक के परचेजेस आप कर लो तो उस पर डिडक्शन होती है, जैसे सर्विसेज पे 10,000, तो रेंट पर सर क्या रेंज है सर? अच्छा, रेंट के डिफरेंट स्लैब्स हैं, रेंट्स की डिफरेंट स्लैब हैं, उसमें बेसिकली तो सर ये सवाल सर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हूँ और अच्छा हमारे मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में प्राइवेट प्रॉपर्टी में हम लोगों ने यूनियन काउंसिल के ऑफिस खोले हुए हैं, तो उस पर हम मंथली 10,000 रेंट देते हैं तो कोई डिडक्शन नहीं होती, तो क्या ये गलत है क्या? क्योंकि स्लैब थोड़ी है, देखिए 10 लाख है ना, अगर आपको आप उसमें पर मंथ 10,000 पेमेंट करते हैं, अगर फर्ज करें आप पेमेंट कर रहे हैं पर मंथ 1 लाख रुपए की, तो पूरे साल की आपने पेमेंट करनी है 12 लाख रुपए। आपने 12 लाख के मुताबिक अपना टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी 12 लाख के ऊपर कि इतना टैक्स इस बंदे का बनेगा, जिसको एक्सपेंस कर रहे हैं ना, दूसरे आपका एक्सपेंस हो गया, दूसरे की इनकम हो गई, उसकी 12 लाख की इनकम के ऊपर, ठीक है ना, आपका एक्सपेंस 12 लाख का है, आपने इस पे कैलकुलेट करना है टोटल टैक्स कितना बनता है। टैक्स बनता है फर्ज करें 3.5 लाख रुपए, उसको आपने 12 से डिवाइड करके 12 किस्तों की इक्वल अमाउंट्स पे करनी है हर महीने, ये आपने काट के उसका टैक्स जमा कराना है। अगर आप नहीं कराएंगे तो आपको एज अ डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। और अच्छा, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये जो है हम ये लॉ ने ये डेटरेंस रखी है, लॉ ने ये डेटरेंस इसलिए रखी है कि कंपनी ने फर्ज करें एक्सपेंस किया है, उसने 50 लाख रुपए रेंट का एक्सपेंस किया, अब उसके ऊपर उसने टैक्स काटना था। अब उसने टैक्स काट के क्या किया, उसने तो ये एक्सपेंस तो कर दिया, अब टैक्स करके इस पे टैक्स काटना था 50 लाख के ऊपर फर्ज करें 10 लाख रुपए टैक्स बनता था।
अब उसने क्या किया कि अपनी तरफ से तो उसने टैक्स उस पर काट लिया, जमा नहीं कराया। 40 लाख रुपए तो उसने किराया मालिक मकान को दे दिए, 10 लाख उसने जमा नहीं कराए, तो वो तो उसकी एक किस्म की कहते हैं कैश आ गया उसके पास हैंडी, उसके पास तो कैपिटल आ गया, वो तो अपने बिजनेस का पार्ट बना लेगा। इसने लॉ ने ये रिक्वायरमेंट रखी हुई है कि जिस बंदे का टैक्स फर्ज करें, उसे पता है कि भाई मुझे पेमेंट 50 लाख में से 40 लाख हुई है और मेरा टैक्स भी नहीं कटा, तो वो 2 दफा 10 दफा सोचेगा यार ये तो मेरा सारा का सारा एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा, तो मैंने तो हर हालत में जो है इस बंदे को भी मजबूर करना है कि तुम टैक्स काटो वरना मेरा तो सारा एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। तो बेसिकली ये एक चेन बनाई गई है कि एक बंदा एक्सपेंस कर रहा है, उसका टैक्स कट रहा है, दूसरे बंदे का टैक्स कट रहा है, अगर उसका टैक्स कटेगा नहीं तो उसका सारा का सारा एक्सपेंस उसे डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये क्लैरिटी इसकी इंशाल्लाह मैं इनको कहता है एडमिन को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी एक अच्छी स्लाइड में आपको प्रोवाइड कर दूंगा एक साइक्लिक फॉर्म में, ताकि आपको इसकी बहुत अच्छी नो हाउ हो जाए। और इसमें मैं प्रिस्क्राइब पर्सन बताने का मतलब आपको ये था कि हर बंदा जो है, हर इस ऑर्डिनेंस के तहत हर बंदे ने डिडक्शन नहीं करनी टैक्स की, इस लिहाज से, ठीक है ना। ये भी आप लोग जब इंशाल्लाह विदहोल्डिंग पढ़ेंगे, विदहोल्डिंग इज सिंपल, नेवरदलेस इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग फॉर यू, कि आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने ये सिस्टम क्यों डिवाइस किया हुआ है चेन के लिए। एक गवर्नमेंट ने, थोड़ी बहुत मैं आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात अगर ये करूं, कि गवर्नमेंट ने जो है ये जो हमारे इनकम टैक्स में जो डिडक्शन से रिलेटेड चीजें आई हैं, द गवर्नमेंट टुक द लीड फ्रॉम सेल्स टैक्स, कि सेल्स टैक्स में पहले आपका टैक्स कट जाता है, उसके बाद आप उसमें जो वैल्यू एडिशन करते हैं, जो कुछ करते हैं, दूसरे बंदे से टैक्स लेते हैं। गवर्नमेंट ने कहा ये एक साइक्लिक प्रोसेस है एंड दैट हैज गॉट अ ह्यूज डेटरेंस, कि एक बंदे ने साइकिल के अंदर पता चला कि एक ने पे नहीं किया तो सबको ही पकड़ लो, तो सबसे पूछा जाएगा कि तुम लोगों ने चेन क्यों तोड़ी है। तो सेम इज द केस हियर कि ये एक बहुत ही रिलायबल चेन मेंटेन करने के लिए ये सारा कुछ है। ये तो हो गई सोर्स के ऊपर डिडक्शन की। अगर आप इसकी सेकंड प्रोविजन देखें 21 पे, ये गवर्नमेंट कह रही है कि यार तुम आपने टैक्स कर दिया, तुम उसे डिडक्शन के तौर पे क्यों क्लेम करो। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो आप बिजनेस को एक्चुअली देखने के ऊपर। नाउ गिविंग यू अनदर एग्जांपल कि ये वो सेक्शंस हैं, डिडक्शंस नॉट अलाउड या अलाउड के सेक्शंस, ये बेसिकली आपको बताते यही हैं कि बिजनेस की नेचर क्या है। जब तक आप बिजनेस की नेचर को समझेंगे नहीं कि ये कैसे ऑपरेट कर रहा है, डिडक्शंस के बेस पे, रेवेन्यू के बेस पे, रिसीट्स की बेस पे, तब तक आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी कि ये बिजनेस जो है इसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ये किस बेसिस के ऊपर हमें चीट कर सकता है। दैट इज व्हाई द लॉ इज सिंपलर, in simplest way is giving you how you should be treating the deductions. I think so this is one big issue for you to be very very clear about. अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें प्लीज। सर ये तो रेंट का है स्लैब रेट, ये 10% जैसे कि ब्रोकरेज और कमीशन का होता था कि 10% हम विदाउट टैक्स काटते थे, तो इसका ना रेंट का भी क्या स्लैब रेट है? अच्छा रेट बस देखिए ना, रेंट के रेट्स डिफरेंट है। रेंट के रेट्स जो है ना, रेंट का एक स्लैब है, उस स्लैब के मुताबिक आपने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके उसे एक पीरियड पे डिवाइड कर देना है। अगर 3 महीने का रेंट आपका स्लैब से, टैक्सेबल स्लैब से जो है के करीब आ गया है, से ऊपर चला गया है, नॉन टैक्सेबल से ऊपर, स्लैब है 2 लाख की, 3 महीने का रेंट 10 लाख हो जाता है, तो आपने 3 महीने के लिहाज से उसको एवरेज करके पे कर देना है। इसमें जो है पीरियड इंपॉर्टेंट है और पेमेंट इंपॉर्टेंट है और टैक्स का जो है रेट स्लैब इंपॉर्टेंट है। इसमें ये नहीं है कि अगर आपने 3 महीने का रेंट दिया है और वो स्लैब से ज्यादा है, उसमें आप 12 की एवरेज लगा के उसे 12 के लिहाज से आप उसे थ्रू आउट द ईयर, आपने जिस टाइम भी आपने रेंट एक्वायर किया है, एक कंपनी फर्स्ट करें मिड ऑफ द ईयर स्टार्ट करती है एक्सपेंस करना, मिड ऑफ द ईयर, तो उसके लिहाज से एवरेज करके पे करेगी ना। आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूं, मेरे पास एक फेडरल सेक्रेटरी साहब की तरफ से एक केस आया था, तो उन्होंने उनके लैंडलॉर्ड, मतलब उनका टैक्स इस तरह था कि उनके पहले 3 महीने का टैक्स जो है वो कटना चाहिए था 5.5 लाख रुपए, मगर उनका कटता रहा 1-1 लाख रुपए। 6 महीने का टैक्स उनका टोटल कटना चाहिए था 10 लाख और वो कटा 2.5 लाख। तो फिर
कहता ना थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में उनकी लाइबिलिटी बढ़ गई। दे वर एस्टोनिश्ड, वो कह रहे थे, समझ रहे थे कि यार हो सकता है मेरा टैक्स पहले मुझे कोई क्रेडिट मिल गया। देन आई टोल्ड देम कि सर आपकी पहले एवरेजिंग गलत हुई है। आपको तो पता है कि आपको 72 लाख रुपए रेंट आना है पूरे साल का, पूरे साल का आपको 72 लाख रुपए रेंट आना है। उसके लिहाज से इसके ऊपर जो है टैक्स रेट लगा के उस टैक्स रेट जो टोटल आपका कहता है इनकम बनती है रेंटल इनकम, उसकी एवरेज कर लेके आपका टैक्स कट जाना चाहिए था। आपके लैंडलॉर्ड ने ये सारी आपके साथ की है, यानी कि आपके जो आपको टैक्स पे कर रहा है उसने आपके साथ ज्यादती है। दीज आर सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। कोई क्वेश्चन और पूछना चाहे? सर ये 21 भी, तो ये जो आपने समझाया था वहाँ स्लाइड्स में, वो थोड़ा सा वो एक्सप्लेन फॉर्म में आप वहाँ से ये वहाँ ये 21 भी 21B। जी जी सर, वो आपने जो वहाँ एक्सप्लेन वो अच्छा स्लाइड में मैं शो कर, वो जरा स्लाइड की तरफ चले जाए। मैं स्लाइड पे चला सकता जी। अब ये जी क्लियर है, विजिबल है? सर, यहाँ डिडक्शन अच्छा ऑफ टैक्स नॉट अलाउड एंड क्रेडिट अलाउड टू अलाउड फॉर टैक्स डिडक्शन। सर इन दोनों में से क्या difference है? बस नॉट अच्छा ये अलाउड है। बिल्कुल, अच्छा ये देखिए ना, आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपने कोई भी टैक्स पे किया है, इनकम टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 153, आपने कोई भी टैक्स डिडक्ट किया है सोर्स पे। सोर्स पे मतलब ये है कि अगर आपने आपने कोई पेमेंट की है किसी सर्विसेज की, आपने किसी को कहा है कि यार तुम मुझे जो है सर्विसेज का आप एक्सपेंस कर रहे हैं कि यार मुझे एक अच्छा सा कहता है सॉफ्टवेयर जो है उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर दो, इंस्टॉल कर दो मेरे पास। सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा, सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन करवाई है आपने, ओरेकल की इंस्टॉलेशन कराई है अपने पास, और उसकी आपने सर्विसेज एक्वायर की किसी कंपनी की। कंपनी को आपने कहा कि यार मैं आपको इसकी 5 लाख दूंगा, ठीक है। अब 5 लाख बेसिकली आपने इसके ऊपर टैक्स कटवा लिया है, ठीक है। आपका टैक्स कट गया 5 लाख के ऊपर। आप वो जो है सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं। 5 लाख के ऊपर किसी ने आपका टैक्स काट लिया है, ये उसे 25,000 रुपए समझे, ठीक है। देख रहे हैं ना ठीक इसे है सर, 25, ये 25,000 रुपए ऑलरेडी आप सर कट चुका है, ऐसे ही है ना। ठीक है सर, समझ गया। ये अब आपका एडवांस टैक्स लिया जा चुका है, ये आपका ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास क्रेडिट के तौर पे पड़ा है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि आपने कोई और ऐसे टैक्स पे आपके कट, किसी ने आपके टैक्स काट के आपके बिहाफ पे जमा करा दिए, ठीक है ना, डिडक्शन करके, वो टोटल हो गए 60,000। अब गवर्नमेंट के पास एडवांस में आपका 60,000 रुपए टैक्स कटा है, पड़ा हुआ है अमानत के तौर पे। अब आ जाए नीचे, आपके पूरे साल के बिजनेस की 10 लाख जो है ये रिसीट्स हैं, मतलब आपका फर्ज करें बिजनेस अकाउंट में पूरे साल में हर तरफ से जिस जिसने आपकी सर्विसेज एक्वायर की, आपके पास पूरे साल में आया 10 लाख रुपए, ठीक। और तमाम खर्चे उसमें से निकल गए, फर्ज करें कोई खर्चा भी नहीं हुआ, उस पर टैक्स बनता है आपका 3.5 लाख रुपए, ठीक है। मैंने इसमें अभी कोई एक्सपेंस नहीं डाला, और ठीक है ना, आपका कोई एक्सपेंस नहीं है। मैंने इस 10 लाख की ना अमाउंट के ऊपर टैक्स आपका कैलकुलेट किया या 3.5 लाख रुपए, ये बनता है पेएबल, पेएबल बनता है। मगर 60,000 तो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, ठीक है ना। ये जो डिडक्शन ऑफ टैक्स नॉट अलाउड है ना, ये इसको पढ़ें, ये आपके एक्सपेंस में से डिडक्शन नहीं होगी, ये मैं कहना चाह रहा हूं। इधर ओके सर। एक, ये देखिए, ये इधर आए, ये आपके
इसके अंदर जो है अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है और तो जरूर पूछे। और कहता है ये जो है थोड़ा हल्का फुल्का ड्राई टॉपिक है, मगर इंशाल्लाह आपको ना इसमें कोई कोशिश करेंगे किसी किस्म का प्रॉब्लम ना आए, किसी किस्म की मुश्किल ना आए। थोड़ा सा एक्सपेंस में इधर 0 लिख रहा हूं। अब मैंने इसके ऊपर 35% जो है टैक्स लगा दिया, ठीक है ना। अगर मैं इधर एक्सपेंस लिख दूं ना, ठीक है सर। ठीक है ना, तो अब इस पर टैक्स आपका बन जाता है, फर्स्ट करें 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए आपका टैक्स पेबल बनता है। 60,000 आप टोटल दें, इधर आएगा ये इसकी फॉर्म बनेगी। इसे देख लें एक दफा। अब अगर इसमें किसी को कोई चीज समझ नहीं आती तो मुझे बताएं। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था अभी आपको ना, तो जी आपने ये पढ़ा दिया हुआ था, तो इसलिए मैं जरा क्वेश्चन पूछूं। इसमें 10 लाख का ये बिजनेस रिसीव था, 5 लाख का उसने कर दिया, ठीक है। टोटल ये जो इसने सेल माइनस एक्सपेंस 5 लाख का उसका प्रॉफिट हो गया ग्रोस, ठीक है। उस पे उसने टैक्स लगाया और ये उसका टैक्स बनता है 1,50,000, जी सर, ठीक है सर, 1,50,000। अब 60,000 ये जो डिडक्शन ऑफ टैक्स नॉट अलाउड, ये क्या है, और क्रेडिट अलाउड फॉर टैक्स डिडक्ट। अच्छा ये आपके ना, सॉरी, ये इधर मैं आपको दिखाता हूं। ये 60,000 जो है ना इस एक्सपेंस में से माइनस नहीं होगा। अच्छा, ये 60,000 जो है 60,000 ये 5 लाख के एक्सपेंस में से माइनस नहीं होगा। ये मेरा कहने का मतलब है। सही। यानी सर ये एडजस्टेबल टैक्स है, ये टैक्स के साथ एडजस्ट होगा? बिल्कुल टैक्स के साथ एडजस्ट होगा 100%। और सर ये था जो भी आपने सर्विसेज का था, एक शख्स ने 5 लाख की सर्विसेज की, ठीक है। जी और वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट था 3 साल के, हम या 1 साल में हम 2 साल में हम आपको पेमेंट करेंगे छोटी छोटी अमाउंट से, लेकिन कंपनी जो है उसका विथहोल्डिंग टैक्स एट अ टाइम ऑन द स्पॉट काट लेते हैं। तो ये अलाउ है या नहीं? जी जी, ये इसमें से अलाउ होगा। आप देखें, अगर उसने कोई 3 साल तक एक्सपेंस किया है और उसकी पेमेंट नहीं की तो चौथे साल वो टैक्सेबल होगा। अगर उसने 3 साल के अंदर अंदर पेमेंट कर दी तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई पूछना चाहे। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारा जो कहता है डिप्रिसिएशन का जो टॉपिक है, डिप्रिसिएशन का टॉपिक जो है उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ आइडिया दिया गया है, सिर्फ आइडिया दिया गया है कि ये भी डिडक्शंस अलाउड हैं। इसमें हम आपको निटी एंड ग्रिटी में इसलिए नहीं लेके गए, उसकी वजह यह है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे ये कहा गया था कि आपको ब्रॉडर आइडिया देना है। रिटर्न डाउन वैल्यू, नोशनल रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट, ये इसके अंदर सिर्फ मोटी मोटी बातें जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने अगर आपसे कैलकुलेशन पूछी तो वो तो हम आपको फौरन बता देंगे किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, रिड्यूसिंग मेथड से करनी है, कैसे रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो तो हम आपको बता देंगे। दैट्स नॉट एन इशू। डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस, फर्स्ट ईयर अलाउंस, बैड डेट्स, उसके अलावा फाइनेंशियल चार्जेस, साइंटिफिक रिसर्च, ये सारी की सारी मुख्तलिफ बिजनेसेस के अंदर डील होती हैं। इंटेंजिबल्स आर ऑलवेज यूज्ड इन द सॉफ्टवेयर बिजनेस। ठीक, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हमेशा आपके एसेट्स की डेप्रिसिएशन यूज होती है। नेस्ले की कंपनी को लें, नेस्ले की कंपनी में हो सकता है काफी बिजनेस मॉडल्स यूज हो रहे हैं। इस लिहाज से जो इनमें इंपॉर्टेंट चीज है सबसे ज्यादा कि कोई भी एसेट डेप्रिशिएबल होगा
उसके ऊपर आपको एक डेप्रिसिएशन की डिडक्शन अलाउंस मिलती है, ठीक। उसके बाद वो आपके रिसीट्स में से माइनस होती है। अगर आपका कोई ऐसा एसेट है जो आपने उस पर डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर ली है 10 साल की, फिर आप उसे बेचेंगे, अगर आपको बेचने के बाद आपको उसके ऊपर कोई जो है कहता है नुकसान होगा तो वो आपको ऐसा डिडक्शन मिलेगा। अगर आपको कोई भी एसेट जिसे आपने 10 साल तक यूज कर लिया है, कोई भी इंटेंजिबल 10 साल तक यूज कर लिया है, अगर आप उसे बेचते हैं और आपको उसके ऊपर गेन होता है तो वो आपका इनकम का पार्ट बनेगा, ठीक। इसी तरह इनिशियल अलाउंस जो है वो सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस है, ये फैसिलिटेट किया गया है बिजनेसेस को। और इसके अलावा टैक्स क्रेडिट, मुझे इसमें टैक्स क्रेडिट्स का भी बताया गया था, मगर चूंकि यहाँ जो है टैक्स क्रेडिट में मैं आपको कहता है इतना ज्यादा जो है नहीं बता सका, बल्कि बिल्कुल बता ही नहीं सका। टैक्स क्रेडिट्स जो है, टॉपिक में आता है? टैक्स क्रेडिट जो है वो भी आपका एक सेपरेट चैप्टर है। टैक्स क्रेडिट जो है वो कहता है अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू रश ऑफ वर्क में आज जो है आप लोगों के लिए जो है वो ये नहीं कहता अवेलेबल कर सका। आज एंटायर डे जो है वी वर बिजी, वेरी वेरी बिजी, दैट इज व्हाई आई कुडंट मेक अप फॉर दैट, क्योंकि आई वाज बाकी ये मुझे अब आई एम सॉरी, आई बेग योर पार्डन कि मैं आपको इस टाइम मुझे याद आ रहा है कि टैक्स क्रेडिट जो है, टैक्स क्रेडिट मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। अब टैक्स क्रेडिट्स आर समथिंग दैट आर ऑलवेज यूज फॉर फैसिलिटेटिंग द बिजनेस। डोनेशंस टैक्स क्रेडिट में फॉल करते हैं। उसके अलावा आपकी कहता है एम्प्लॉय स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो टैक्स क्रेडिट, मगर वो ये है कि वो भी सिर्फ आइडिया की हद तक, हत्ता कि आप नौबत यहाँ तक आ गई है कि आप मैन्युफैक्चरर अगर हैं और आप जिनको सप्लाईज कर रहे हैं वो सारे के सारे रजिस्टर्ड परसेंट हैं तो आपको उस पे भी आपको मिलेगा टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अगर आपके कोई अप्रूव फंड में कंट्रीब्यूशन है तो हेलो जी सर, ये डेप्रिसिएशन किस टॉपिक में आज जो हमने टॉपिक पढ़ा ये किस टॉपिक में आपने? अच्छा, आप एडमिन मुझे जो है वो पूछ रहे हैं कि कब तक ये एंड होगा, तो क्योंकि इसकी कन्वर्जन स्टार्ट करनी है तो क्योंकि हमारा फिर उसके बाद हमारा इधर से ये सेक्शन बड़ा लंबा हो जाता है। जी मैं एक दो क्वेश्चन और लूंगा उसके बाद। आई विल बेग लीव फ्रॉम यू। सर मैं कह रहा था कि ये किस टॉपिक से लिंक है आज जो हमने टॉपिक पढ़े हैं डेप्रिसिएशन वगैरह? ये आपने जो टॉपिक आज पढ़ा है ये सारा का सारा आपके बिजनेस से रिलेटेड है, डेप्रिसिएशन बिजनेस से रिलेटेड है। उसके अलावा अच्छा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पे ये सारा का सारा आपके बिजनेस से रिलेटेड है। नहीं, वो जो हमें जो टॉपिक बताए हुए 6-7 उनमें से कौन सा है? एक ऑर्डिनेंस होता है, सेल्स एक्ट होता है, ये किस मतलब फालतू अभी इनकम टैक्स ही पढ़ रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल से अच्छा, पहले income भी tax आपको एक दफा जी सेल्स टैक्स तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। ठीक है सर। हाँ, आप आज के मैं अगर किसी ने कोई और क्वेश्चन पूछना है तो जरूर पूछें, और अगर कोई भी फीडबैक है तो हमें दें। मैं भी और बाकी रिसोर्स पर्सन भी हम लोग आपको चाहते हैं कि आप लोग एक एक चीज को देखें और अपनी कन्वीनियंस बताएं कि आप किस तरह कन्वीनियंट हैं हमारे साथ पढ़ने में, किस किस चीज को, कुछ स्पेशलिटी जो है वो एक रिसोर्स पर्सन की कोई किसी और रिसोर्स पर्सन की, वो सब चीजें हम आपसे पूछेंगे और आपकी ही पसंद की चीज इधर हम लोग पूछेंगे, आपको बताएंगे, आपसे एक एक